जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 10th का जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसी के आगे अब पढ़ना है। देखिए, हम लोगों ने समझ लिया था कि किस तरह से जो भोजन का पाचन है वो अमीबा में कैसे होता है और मनुष्य में कैसे होता है। तो मनुष्य के बारे में सबसे पहला जो भोजन का पचना शुरू होता है वो होता है मुंह से, या कह सकते हैं मुख गुहा से। देखिए, गुहा किसको कहते हैं? जो खाली जगह, देखिए मुख में खाली जगह है तो मुख गुहा, पेट में खाली जगह है तो पेट को उदर कहते हैं तो उदर गुहा, और अगर सीना में खाली जगह पे है छाती में तो उसको वक्ष गुहा कहते हैं। इस तरह से तो जो भोजन का पचना चालू होता है वो मुख से ही हो जाता है। इसको अंग्रेजी में ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें कि मुंह आहार नली का मुख्य द्वार है। मुंह क्या है? आहार नली का मुख्य द्वार है। यानी हम भोजन को पहले उठा के मुख में रख के चबाना चालू करते हैं, और भोजन को जैसे जैसे हम चबाते जाते हैं तो मुख के अंदर एक सलाइवा है जिसको हम लार ग्रंथि कहते हैं। लार जो है वो खाने में जैसे जैसे चबाते हैं खाने में मिक्स होता जाता है, और मिक्स होने की वजह से खाना आसानी से पचने लायक हो जाता है। और ये केवल नॉर्मल पानी नहीं है बल्कि इसमें कई तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, और जैसे जैसे हम भोजन को चबा लेते हैं तब फिर भोजन को निगलना पड़ता है। तो जब मुंह से भोजन को चबाते हैं यानी दांतों द्वारा, तो कितना तरह का इसमें दांत इस्तेमाल होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और जो कौन कौन सा इसमें एंजाइम है जो सलाइवा है उसमें उसके बारे में पढ़ेंगे। और भोजन जब कुचा पिसा जाता है तो बन जाता है बोलस, और बोलस को हम लोग अंदर लेके जाते हैं तो उसको कहते हैं अंदर पहुंचता है तो बन जाता है काइम। तो कैसे कैसे भोजन का यात्रा है, चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को। तो चलिए समझते हैं कि क्या लिखा है इसमें। देखिए लिखा है इसमें एक जीभ, 3 जोड़ा लार ग्रंथि तथा 32 दांत पाए जाते हैं। भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। देखिए सबसे पहले ये जो हेडिंग है उसमें समझेंगे कि मुंह में भोजन कैसे पचता है। तो आपको मालूम होगा कि इंसान के अंदर 32 दांत पाए जाते हैं। खोड़िला उड़ीला छोड़ के टोटल कितना पाए जाते हैं? 32 दांत पाए जाते हैं। अब इन 32 दांतों का क्या योगदान है भोजन को पचाने में, और जो मुंह के अंदर सलाइवा यानी लार है उसका क्या काम है भोजन के पचाने में, इसको समझते हैं। तो देखिए, मुंह के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। जोड़ी में 3 गो और संख्या में 6 गो, यानी एक जोड़ा में 2 होता है। तो देखिए 2 ग्रंथि पाई जाती है कान के नीचे, जिसे हम कर्णमूल ग्रंथि, यानी कान के नीचे है तो कर्णमूल ग्रंथि कहते हैं, जिसका असली नाम है पैरोटिड ग्रंथि। तो है ये पैरोटिड 2 सब मैंडिबुलर, जबड़े की हड्डी को मैंडिबल कहा जाता है। तो मैंडिबल के नीचे जो पाई जाती है उससे मैंडिबुलर हड्डी कहते हैं। तो पैरोटिड, मैंडिबल यानी मैंडिबुलर, और जीभ के यहाँ पे नीचे पाया जाता है सबलिंगुअल, ठीक ना। तो पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल, कितना ग्रंथि हो गया? 2 2 4 2 6। पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल, ये 3 जोड़ी जो लार ग्रंथि होती है इनसे लार का निर्माण होता है, और इन्हीं के वजह से क्या होता है, जो मुंह में लार बन रहा है वो बनता है और भोजन को चबाते समय ये भोजन में मिक्स होता रहता है, जिससे भोजन आसानी से पचने लायक होता है। तो चलिए और डिटेल में इनको पढ़ेंगे। थोड़ा सा मुंह के भाग देख लेते हैं कि मुख में क्या क्या भाग होता है। तो सबसे पहला भाग मुख में आता है दांत का। क्या आता है? दांत। तो ये रहा दांत का संरचना, और इसको समझाएंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए, तो जो दांत है इसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मसूड़ा है। मसूड़ा जिसमें दांत जिसके अंदर धंसा रहता है उसको मसूड़ा कहते हैं। तो मसूड़ों में ये दांत कुछ हिस्सा अंदर रहता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, और जबकि कुछ हिस्सा बाहर रहता है जो हमको दिखाई देता है। जैसे आप पेड़ देखे होंगे तो पेड़ में केवल आपको तना और ऊपर शाखाएं, पत्तियां दिखाई देती हैं, जबकि जड़ जमीन के अंदर होता है इसलिए वो दिखाई नहीं देता है। उसी तरह से दांत का केवल इतना ही हिस्सा आपको दिखाई देता होगा, ये नहीं दिखाई देता है। तो इसको समझिए क्या है। तो देखिए, दांत का जो बनावट होता है वो बाहर देखिए क्या है। बाहर ये है, इसको हम कहते हैं इनामेल। बाहर जो सफ़ेद लेयर है जो चमकदार दिखाई देता है हम लोग को देखने में, वो क्या है समझिए, वो इनामेल है। और ये पूरे शरीर में सबसे कठोर भाग माना जाता है। पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? इनामेल। सबसे कठोर भाग ये माना जाता है पूरे शरीर का। क्योंकि सोचिए, दिन जब से इंसान का जन्म हुआ है उसके 6 महीना, 1 साल, 2 साल बाद से तब से बरस करते हैं, लेकिन ये ऐसा चीज़ है कि कभी मतलब टूटता नहीं है, या कह सकते हैं वो घिस के खराब नहीं होता है। जबकि दिन रात उससे खाते रहना हम लोग को, तब वो गड़बड़ नहीं होता है। यानी सबसे मजबूत क्या है, सबसे कठोर भाग है दांतों का इनामेल। तो देखिए, दांत में बाहर क्या है? इनामेल, और अंदर है डेंटाइन। तो ये पतला सा जो कह सकते हैं ये वाला हिस्सा क्या है? इसको हम इनामेल कहते हैं। ये दिखने में सफ़ेद रंग का है और सबसे मजबूत पाया जाता है, ठीक ना। पूरा शरीर में सबसे कठोर भाग क्या है? इनामेल है। तो दांतों का वह हिस्सा जो हमें आंखों से दिखाई देता है उसको हम कहते हैं क्राउन, और दांतों का वह हिस्सा जो मसूड़ों के अंदर होता है उसको हम कहते हैं रूट, RWT, रूट। इसको जड़ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कह सकते हैं क्राउन, यानी हमको दिखाई देता है। अब इसमें देखेंगे कि ये तो हो गया सफ़ेद वाला इनामेल है। अंदर का जो कलर दिखाई दे रहा है ये वाला इसको कहते हैं डेंटाइन। इनामेल,
एक नंबर में क्या है इनामेल, और 2 नंबर वाला क्या है डेंटाइन। और तीसरा नंबर जो हम देखेंगे ये है पल्प, इसको कहते हैं PULP। पल्प में क्या होता है, दांतों के अंदर भी नसें पाई जाती हैं, उन्हीं की वजह से हमको कोनो चीज़ खाते हैं तो ठंडा है कि गर्म है ये दांतों द्वारा भी एहसास होता रहता है। तो पल्प में नसें पाई जाती हैं इस तरह से, इन्हीं नसों द्वारा हम लोग को दांतों से क्या टच हो रहा है उसका अनुभव हो पाता है कि वो ठंडा चीज़ है जो खा रहे हैं या गर्म चीज़ है। ठीक ना। कई बार क्या होता है दांतों में कैविटी या कह सकते हैं सड़ने की वजह से दांत का इनामेल जो होता है ये फूट जाता है। या मान लीजिए आप चावल खा रहे हैं, चावल या रोटी, और उसमें अकड़ी आ गया और आप ज़बरदस्ती कूच दिए, तो बताइए जब पत्थर है दांत है तो कमज़ोर पड़ जाता है कभी कभी दांत का इनामेल, और यहाँ से ब्रेक हो जाता है। आज जैसे इनामेल टूटा, अब आपका जो खाना खाना है वो डायरेक्ट टच किससे होगा, पहले इनामेल से हो जाता था, अभी डेंटाइन से टच होगा। आज जैसे डेंटाइन से टच होगा ना तो ठंडा खाएंगे तो अब वो झन झन गर्म ठंडा पता चलेगा। ठंडा या गर्म खाने पर आपको सेंस बहुत तेज होगा, क्योंकि पहले कुछ हद तक इनामेल रोक लेता था, अभी डायरेक्ट किससे टच हो रहा है डेंटाइन से। और डेंटाइन से कितना ही एकदम पास में पल्प है, तुरंत आपको ठंडा और गर्म का झंझनाहट होने लगता है। और इसीलिए प्रचार किया जाता है कि सेंसोडाइन का पेस्ट लगाइए, झंझनाहट को दूर भगाइए। तो इसीलिए होता है कि आपको झंझनाहट की वजह से कुछ खाने पीने को मन नहीं करता है, तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं, आप जाके सेंसोडाइन कर सकते हैं। सेंसोडाइन का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे तो बच जाएगा, लेकिन वो परमानेंट इलाज नहीं है। आप अपने डेंटिस्ट से मिल के देखिए कि वो क्या कहता है। अगर आपका दांत एकदम खराब हो गया होगा उसको जड़ से उखाड़ के फेंक देगा। अगर थोड़ा बहुत दिक्कत होगा तो एक ट्रीटमेंट करता है जिसको कहते हैं RCT। डॉक्टर जो दांतों का ट्रीटमेंट करता है उसको कहते हैं RCT। ये तब किया जाता है जब दांत अभी पूरी तरह से ख़राब नहीं हुए रहते हैं। अगर आपका दांत अभी लगभग काम चलाने लायक ठीक ठाक है तो आपको डॉक्टर कभी भी, आपका डेंटिस्ट आपको दांत उखड़वाने का सलाह नहीं देगा, बल्कि कहेगा RCT करा लीजिए। RCT एक प्रोसेस होता है जिसका पूरा नाम है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट का मतलब ये तो है, ये रूट है, और कैनाल ट्रीटमेंट का मतलब कि रूट के जो आपको दिक्कत आ रहा है उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब इसमें होता ये है, आपके दांतों को ये चारों ओर से एक ड्रिल मशीन टाइप लेके पूरा इसको छोटा कर देता है। इस तरह का मान लीजिए, इस तरह से, अभी देखिए एक सेकंड, ये जो दांत का जो डिजाइन है उसको चारों ओर से इस तरह से है, ये सब हिस्सा काट के इनामेल इस तरह से ड्रिल मशीन से सब निकाल देता है। और निकालने के बाद क्या करता है, एक वो और ड्रिल मशीन लेता है और अंदर इसमें ला के और जितना आपका जो नस है जो ठंडा गर्म बता रहा है इस सब नस को खींच के बाहर लेकर चल जाता है। और जो पल्प वाला पूरा पोर्शन है ये खाली हो जाता है, इसमें कहीं कोई नस बचता ही नहीं है। आज जब कोई नस नहीं बचता है इस खाली जगह में एक सीमेंटम जो लिखा है इसमें, सीमेंट टाइप में एक पदार्थ मटेरियल डाल देता है जिससे पूरा इसमें जाम हो जाता है। और ये जो अभी चार कोन का जो किया था इसमें क्या करता है, ऊपर से वो कैप आता पहनाने वाला, ये कैप दांत की तरह डिजाइन का ही रहता है, वो कैप आपको पहना देगा। इस पूरा खर्चा कहीं कुछ शहर में 10,000 है, कुछ शहर में 5,000 8,000 में ये सब फाइनल हो जाता है। तो ये ट्रीटमेंट कराने से कम 10 साल या 12 साल 20 साल तक आपको छुट्टी हो जाता है। ये डॉक्टर सब कहते हैं कि 20 साल तक आप निश्चिंत रहिए, उनका गारंटी है। तो ठीक है, ये चलता भी है। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं दांतों के बारे में। तो दांतों में आपने क्या देखा कि दांत का जो बाहरी हिस्सा है वो बना होता किससे, इनामेल से। और इनामेल के अंदर वाला जो लेयर होता है उसे डेंटाइन कहते हैं। और डेंटाइन के अंदर क्या पाया जाता है, पल्प, जिसमें नसें होती हैं जो हमें कोई भी चीज़ ठंडा है कि गर्म हम इसको जानकारी देती हैं। चलिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इसमें। देखिए इसमें हम पढ़ेंगे दांतों का जो प्रकार है। वो दांत जो 32 गो हैं, क्या 32 दांत 32 डिजाइन के हैं या 32 अलग अलग टाइप के हैं कि एक ही जैसे हैं, समझते हैं। तो देखिए जो आगे 4 दांत पाए जाते हैं यहाँ पर, देखिए 1 2 3 4, यानी 1 नंबर 2 3 4। सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिएगा, दांतों में इंसान का जो दांत होता है 32 दांत होता है, और दांतों का जो सेट ऊपर है, ऊपर वाले जबड़ा में, वही सेट नीचे वाला जबड़ा में है। ऊपर 16 गो पाया जाता है ऊपर जबड़ा में, और नीचे जबड़ा में भी 16 गो। तो 16 गो ऊपर 16 गो नीचे, यानी टोटल दांत कितना हो गया 32 गो। तो चलिए नीचे वाला 32 को छोड़ के अभी ऊपर वाला 32 कंप्लीट किया जाए। तो देखिए 1 2 3 4, आगे का चारों दांत, देखिए जब मुंह खोल के आईना के सामने बैठेंगे ना, शीशा के सामने, तो आगवा का चारों दांत को कहते हैं इंसीजर। ये चारों दांत क्या है, इंसीजर। इंसीजर इसको कहते हैं। देखिए 1 2 3 4, 4 ठो इंसीजर है। बगल में इधर एक होता है चुरेली की तरह से नुकीला वाला, और इधर भी क्या है नुकीला वाला, इसको कहते हैं यानी 5 नंबर और 6 नंबर, यानी 5 और 6 क्या है, इसको कहते हैं केनाइन। केनाइन, केनाइन क्या करता है, इंसीजर भोजन को काटने का काम करता है। जैसे मान लीजिए रोटी उठाएं आगवा से ना काटेंगे, आगवा को इंसीजर कहते हैं। और जबकि केनाइन क्या होता है, ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। मान लीजिए मुर्गा खा रहे हैं या कोई बकरा बकरी खा रहे हैं, चाहे भैंसा खा रहे हैं, तो नोचने के लिए आवश्यकता पड़ेगा। तो जिस दांत से आप नोचेंगे तो वहाँ के जो इंसीजर है उससे कचर कचर करते रह जाएंगे और मांस का टुकड़ा कटवा नहीं करेगा, वहाँ चीरने फाड़ने का काम पड़ता है। तो केनाइन धसाइएगा, अब सब
उसका मांस जो भी खाना आपको खाइएगा। तो केनाइन जो होता है वो भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। अब देखिए 1 2 3 4 अब बगल में 5 6 ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए 7 और 8, 7 और 8 ये दोनों पाया जाता है, इसको कहते हैं प्रीमोलर। 7 और 8 को कहते हैं प्रीमोलर। और यहाँ इधर भी 2 ठो है, 9 और 10, यानी 7 8 9 10 2 गो इधर पाया जाता है प्रीमोलर, प्रीमोलर। और इधर देखिए 11 12 13 इधर भी 3 गो 14 15 16, यानी 3 गो इधर 3 गो इधर, ये तीनों को हम कहते हैं मोलर। अब आपको दांत समझ में आया? ये देखिए ये 3 गो क्या है, ये 3 गो है हमारा मोलर और है दोनों का है प्रीमोलर, यानी पीएम लिख दे रहे हैं प्रीमोलर। तो यानी दांत क्या हो गया 16 गो टोटल। कौन कौन? तो आगे का चारों दांत इंसीजर, बगल में दोनों चुरैली जैसन केनाइन, और चुरैलियावा के बगल में इधर 2 गो इधर 2 गो प्रीमोलर, और प्रीमोलर के पीछे इधर 3 गो इधर 3 गो मोलर, यानी 4 2 6 4 10 6 16, 16 दांत ऊपर जबड़ा में पाया जाता है। और सेम यही डिजाइन का नीचे वहाँ भी 16 गो पाया जाता है। तो टोटल दांत कितना हो गया 32। चलिए 32 दांत को देख लिए हैं। अब इसका थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं क्या इसके बारे में लिखा गया है। अब देखिए हाँ देखिए दांत आ गया, लिखा है सबसे पहले हेडिंग है दांत। लिखा है दांत का मुख्य कार्य भोजन को चबाना है। दांत भोजन को काट कर सर्वप्रथम छोटे टुकड़ों में बांट देता है और उसे पीस के महीन बना देता है। अब सुनिए कि दांत का इस्तेमाल करना ही क्यों पड़ता है। काहे ना भोजन डायरेक्ट खा के मुंह में निगल जाते हैं, क्यों उसको तोड़ना पीटना या काटना पड़ता है। तो उसका खास कारण ये है कि हमारी जो शरीर है वो बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं से बनी है। कितना कोशिका है? करोड़ों अरबों खरबों कोशिका है। इतना खरबों कोशिका होने के बावजूद भी अब हमारी कोशिका का साइज इतना छोटा है कि आँख से दिखाई नहीं देता है। और जो हम लोग भोजन करते हैं चाहे रोटी चावल सब्जी फल फूल, वो इतना बड़न है कि साफे दिखाई देता है। अब आप खुद सोचिए कि भोजन का आवश्यकता पेट को नहीं है, भोजन की आवश्यकता है कोशिका को। जैसे अगर हम कहें कि देखिए कोशिका का चित्र है, तो कोशिका के बीच यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है। और यहाँ एगो मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है। तो कोशिका के अंदर एगो छोटा सा अंग होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया कहता है कि शरीर का ऊर्जा वही भर बना सकता है। और शरीर का ऊर्जा कौन बनाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा बनाने के लिए सिर्फ 2 चीज़ चाहिए। वो कहता बस हमको 2 ही चीज़ चाहिए एनर्जी बनाने के लिए। क्या क्या? तो पहला है ऑक्सीजन यानी O2 और दूसरा है ग्लूकोज। ये 2 चीज़ों को उसकी आवश्यकता होती है। तो इसीलिए भगवान क्या किए, देखिए पूरा हमारे वातावरण में ऐसा तो है नहीं कि जहाँ सांस लेंगे ऑक्सीजन है। अगर इस तरह से रहता तो डॉक्टर जो लोग जो अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर इतना महंगा महंगा दे रहे हैं फ्री मिल जाता, जरूरत नहीं पड़ता किसी सिलेंडर का। यानी जो वातावरण में गैसें हैं उनमें सभी गैसें मिक्स हैं। हम जब सांस लेंगे तो ये मत सोचिएगा खाली ऑक्सीजन में जाएगा और CO2 आएगा, जाएगा सब गैस वहाँ। अब कहाँ जाएगा, कितना अंदर तक जाएगा, कहाँ छना के यानी छान के फिर O2 भेजा जाएगा, वो आपको बाद में पढ़ाएंगे श्वसन तंत्र में। बस इतना समझिए कि जब हम सांस लेते हैं तो सारी तरह गैसें जाती हैं। इसीलिए भगवान क्या किए हैं, उन गैसों को छान के केवल ऑक्सीजन अंदर जा पाए। क्योंकि देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा गैस का नाम लिया है, खाली क्या कहा है? O2 चाहिए। अब माइटोकॉन्ड्रिया को खाली O2 चाहिए, हम जब सांस ले रहे हैं सब गैस अंदर जा रहा है, तो सबको नहीं ले जाना है। तो हम एक काम करेंगे, यानी भगवान क्या किए हैं कि इसी को छानने के लिए कि सब गैस अंदर न जा पाए, श्वसन तंत्र बना दिए, रिस्पायरेटरी सिस्टम। उससे क्या होता है कि जाती तो सब गैस नाक तक फेफड़ा तक, लेकिन उसके आगे बढ़ने के लिए केवल ऑक्सीजन ही बढ़ सकता है, बाकी गैस यहीं से वापस आ जाती हैं। ठीक ना? तो ये तो हो गया मान लीजिए O2 के ऑक्सीजन के लिए। अब ग्लूकोज क्या है? तो जब भोजन यानी रोटी का टुकड़ा इतना बढ़न, खाना भोजन सब कुछ बड़ा बड़ा, और उसको खाना आपको मुँह में, कैसे आप उतना बढ़न रोटी को तोड़ते 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 इतना छोटा बना पाएँ कि कोशिका के लायक हो जाए। तब जो पाचन तंत्र लगा ना कि आधा कुचाई पिसाई मुंह में किए, आधा कुचाई पिसाई पेट में हुआ, फिर थोड़ा बहुत खाना जो पचा छोटी आंत में, और फिर छोटी आंत में जाके छोटी आंत में ही उसको अवशोषित किया गया, यानी सोख लिया गया। जो अच्छे पदार्थ है पोषक तत्व हैं उनको सोखा गया, और सोख के खून में मिला दिया गया। और खून जाके सभी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया को कहा कि लो ग्लूकोज चाहिए था, ला दिए ग्लूकोज। यानी भोजन को जब हेतौत के रोटी है, फल है, सब्जी है या चावल है, उसको तोड़ तोड़ के इतना छोटा बना देना कि कोशिका के ग्लूकोज लायक बन जाए। तब जाके यही जो रोटी है चावल है लास्ट में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। यानी जो हम भोजन कर रहे हैं, दांत कुछ पीस रहा है, मेहनत कर रहा है, पेट मेहनत कर रहा है, ये किसके लिए? कि जो इतना बढ़न भोजन हम खा रहे हैं वो अंदर में जाके क्या बन जाए? ग्लूकोज बन जाए और उसके लायक हो जाए। समझ गए? तो मान लीजिए अब यहाँ से दांत क्या करता है कि भोजन को जैसे आप उठा के मुंह में रखते हैं, तो आगवा का चारों इंसीजर जो दांत है भोजनों को पहले काटने का काम करता है। तो जैसे मान लीजिए रोटी उठाए, आगवा का इंसीजर काट दिया, काटने के बाद मान लीजिए इसी ने पूरा काम करेंगे, तो
इंसीजर का काम खाली काटना है। आ कोनो वैसन भोजन खा रहे जो चिड़ने फाड़ने की आवश्यकता है तो केनाइन है। आ केनाइन के बाद प्रीमोलर भोजन को बढ़िया से चबाने में मदद करते हैं। आ मोलर जो है वो अच्छे से एकदम पीस के क्लियर कर देता है। साइंस का होता है 32 बार भोजन चबाना है, लेकिन हम लोग नहीं चबा पाते हैं, ठीक ना। कंपाइन के तरह से दाल चावल रोटी सब्जी खा के खत्म कर देते हैं, जो कि पाचन तंत्र के लिए नुकसानदायक है। क्योंकि आप जितना बार भोजन को चबाएंगे, मुंह के अंदर का लार जो है एंजाइम है वो भोजन में मिक्स होगा, जिससे कीटाणु भी भोजन के मर जाएंगे और ये भोजन आधा तो यहीं पच गया। अब पेट को कम लोड मिलेगा ना, तो पेट में चला गया, पेट भी अपना काम कर दिया। लेकिन आप पूरा भोजन पेट के भरोसे भेज देंगे 2-4 बार पूछ के, तो पेटवा पर लोड पड़ेगा और उससे आपको एसिडिटी या गैस बनने का दिक्कत आएगा। समझ गए। अब चलिए आगे देखते हैं हम इसमें कि देखिए दांतों का काम केवल भोजन को पीसना या महीन बनाने के अलावा भी क्या क्या है कि दांत बोलने में हमारी मदद करता है। जो हम अक्षर बोलते हैं, देखिए इस तरह से त, थ, द, ध, न, इसमें जो जीभ है वो दांत को टच कर रहा है, तो दांत हमारे बोलने में भी मदद करते हैं तथा हमारे चेहरे को अच्छा आकार देते हैं। बूढ़ पुरनिया को देखे होंगे जिनका दांत झड़ गया है, मुँह पता नहीं किस तरह इस तरह से हो जाता है, क्योंकि दांत है नहीं है, तो जैसे मुँह बंद करते हैं पूरा उससे टूट जाता है, सब मांस बाहर दिखाई देने लगता है इस तरह से, ठीक। तो दांत बोलने में भी मदद करता है और चेहरा को सुंदर बनाने में भी। अभी देखिए आगे लिखा है मानव दांत के 2 प्रकार होते हैं, यानी मानव के अंदर जो दांत है वो 2 प्रकार का है। पहला क्या है, लेयर बता ही दिए थे कि बाहरी परत बना होता है इनामेल से, याद करिए। उसमें क्या बताएं कि जो सफ़ेद चमक रहा है ये इनामेल का बना होता है। आज जैसे इनामेल का पेंटवा खुरुच देंगे यानी हटा देंगे स्क्रैच करके, तब आपको दिखाई देगा डेंटाइन, यानी ई है हमारा दांत, यानी ये दांत है। दांत के ऊपर बहुत पतला सा लेयर होता है जिसको हम कहते हैं इनामेल। है इनामेल है, अंदरवा का जो बड़ा हिस्सा है वो डेंटाइन कहलाता है। और उसके अंदरवा क्या था, पल्प। इनामेल, डेंटाइन, पल्प। पल्प में नसों का जो कह सकते हैं पूरा जाल रहता है, जिससे पता चलता है कोई चीज़ ठंडा है कि गर्म है, ठीक। तो मानव दांत के 2 भाग, बाहरी वाला परत इनामेल, अंदर वाला परत डेंटाइन। अब आगे देखेंगे, इसमें लिखा है मानव शरीर का जो सबसे कठोर भाग है वो क्या है, दांत का इनामेल कहा जाता है। और दांत जो होता है उसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, यानी कह सकते हैं कि दांत किससे बना है, दांत और हड्डियां जो कठोर चीज़ें हैं वो कैल्शियम से बने होते हैं। मरने के बाद भी जब लाश जलाया जाता है तो दांत नहीं जल पाते हैं और वैसे ही बच जाते हैं। अब सुनिए दांतों के निर्माण में किसका किसका योगदान है। इसमें लिखा है कि दांतों के निर्माण में 85 यानी 85% योगदान कैल्शियम फास्फेट का है, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, यानी दांत के निर्माण में 85% भाग कैल्शियम फास्फेट का है, जबकि 15 यानी 10% भाग कैल्शियम कार्बोनेट का है और बाकी 5% बच गया कैल्शियम क्लोराइड का है, ठीक ना। यानी कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड। इससे क्या पता चलता कि जो दांत है, दांत को फिर समझिएगा, दांत के बाहरी परत को इनामेल, अंदर परत को डेंटाइन, ओहुस अंदर जो रहता है नसों का, जिसमें नस रहते हैं उसको कहते हैं पल्प। और दांत किससे बना होता है, तो दांत कैल्शियम का बना होता है। लेकिन कैल्शियम में क्या क्या चीज़ है, तो देखिए दांत का 85% हिस्सा कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, 15% हिस्सा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जबकि 5% हिस्सा कैल्शियम क्लोराइड से बना होता है। समझ गए। अब आगे देखिए, इसमें लिखा है कि दांतों का क्षरण यानी दांतों को जो नुकसान पहुंचता है वो फ्लोरीन के कारण पहुंचता है। फ्लोरीन, दांतों को नुकसान फ्लोरीन के कारण पहुंचता है। और मान लीजिए जो खाना वाना आप लोग खाते हैं दांत में फंसा रह गया, उसके कारण भी होता है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि सुबह उठने से मतलब उठने के बाद एक बार ब्रश कर लीजिए, और रात में जब खाना दाना सब खा पी ले रहे हैं तो खाने के बाद भी कुछ पार्टिकल, फूड पार्टिकल दांतों में फंसे रह जाते हैं, तो जब ब्रश कर लेंगे ना तो सब निकल जाएगा बाहर। आप कुछ भी खाइए, हमारा एक पर्सनल सजेशन, आपको कुछ भी खाइए, 1-2 अजूरी पानी लेके और इसे कुल्ला करके थूक दीजिए, दांत में जो कुछ फंसा रहेगा निकल जाएगा बाहर, ठीक ना। नहीं तो अंदर अंदर सड़ के कैविटी हो जाएगा, तो जाइएगा पता चलेगा। एक डॉक्टर लेता है 8,000-10,000 रुपया, RCT में ले लिया, तो हम ही नहीं कर रहे हैं गलत ले रहा है, लेकिन थोड़ा सा मेडिकल लाइन बहुत महंगा इस समय हो गया है, तो 8-10 रुपया देंगे, 10,000 एक दांत का। अकेला दांत है 32 दांत में 3,20,000 रुपया आपको खाली दांत मिला है, उसको सुरक्षा करिए। और देखिए आगे लिखा है मानव शरीर का जो सबसे कठोर, ये तो बताए दिए हैं, बार बार कहाँ से आ जा रहा है, इनामेल, कैल्शियम फास्फेट, हटो। अब देखिए आगे लिखा है दांत 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, तो देखिए दांत में पहला है दूध का दांत जिसको मिल्क टीथ कहते हैं, और इसको अस्थाई दांत भी कहते हैं, ये परमानेंट नहीं रहता है। और दूसरा का होता है अस्थाई दांत यानी परमानेंट टीथ, यानी जिंदगी में पूरा जीवन काल में दांत सिर्फ 2 बार निकलता है। एगो बचपन के समय जो निकलता है उसको दूध का दांत कहते हैं, उस समय के हिसाब से टूट जाता है, और जब बड़े होने पर जो दांत आते हैं, जो टूट गया है उसके जगह पे जो दांत आ गया दूसरा बार, वो परमानेंट कहलाता है, वो मजबूत होता है, ठीक ना। दूध के दांत को कमजोर माना जाता है, परमानेंट जो होता है उसको मजबूत कहा जाता है। और एक बात भ्रम में मत रहिएगा, दांत केवल 2 बार निकलेगा, ये नहीं एक बार उगा टूट गया और फिर आप सोच रहे हो टूट जाएगा तब कोई दिक्कत नहीं है, केवल 2 बार।
ठीक ना। एक बात और ट्विस्ट है, सब दांत दो बार नहीं निकलता है, ठीक ना। कुछ दांत ऐसे भी होते हैं जो जिंदगी में केवल एक बार निकलते हैं, दोबारा टूट गए हैं तो दोबारा आइबा नहीं करेंगे, ठीक ना। अब कितने ऐसे दांत हैं जो जिंदगी में खाली एक बार निकलते हैं और कितने ऐसे दांत हैं जो दो बार निकलते हैं, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसमें लिखा है जो दूध के दांत होते हैं, ऐसे दांत जो जीवन में दोबारा आते हैं, यानी एक बार आया है ना, ऐसा दांत जो जीवन में दो बार आता है, यानी एक बार दांत बचपन में आ गया, बड़े हुए, टूट गया, उसके जगह पे दोबारा आ जाएगा। ऐसे दांत जो टूटने के बाद फिर आते हैं उनको कहते हैं मिल्क टीथ, यानी दूध के दांत। नहीं लोग कहते हैं अभी दूध के दांत निकले नहीं, बहुत बोल रहे हो, यानी मतलब क्या हुआ कि अभी बच्चे हैं आप, तो दूध के दांत दोबारा आते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, 20। यानी हमारे मुंह में 20 दांत ऐसे होते हैं जो एक बार आए हैं, टूटेंगे और टूट के फिर उन 20 की जगह नया 20 लोग आएंगे, यानी 20 दांत आएगा। उन दांतों को हम कहते हैं दूध के दांत, मिल्क टीथ, ठीक ना। और 20 गोती हो गया। अब आगे देखेंगे अकल दांत के बारे में, यानी इसको अकल दांत या अस्थाई दांत कहते हैं, अंग्रेजी में कहेंगे परमानेंट टीथ है। देखिए वैसे दांत जो जीवन में केवल एक ही बार निकलता है अस्थाई दांत कहलाते हैं। अस्थाई दांतों की संख्या कितना होती है, 32, यानी 20 गो दांत ऐसा है जो टूटेगा और उस 20 की जगह नया 20 आएगा, लेकिन 12 गो ऐसा दांत होते हैं मुंह में जो जिंदगी में खाली एक बार आते हैं। तो याद करिए, तो 4 को पढ़ाए थे, एक को पढ़ाए थे इंसीजर। इंसीजर केट होता है, इंसीजर होता है 4 गो नीचे और 4 गो ऊपर, यानी 8। केनाइन केना होता था, चुरेली हवा दंतवा, तो 2 गो नीचे और 2 गो ऊपर, केना हो गया 4, ठीक ना। प्री मोलर यानी पीएम केना होता है, तो प्री मोलर होता है 4 गो नीचे 4 गो ऊपर, तो 4 4 8। और मोलर होता कि ना, मोलर वाला होता है आपका 6 गो नीचे 6 गो ऊपर, 12। तो देखिए तो 12 8 20 अब 20 4 24, 24 8 32 दांत तो हो ही जा रहा है। तो सुनिए इसमें इंसीजर क्या होता है, इंसीजर चारों यानी ऊपर नीचे मिला देंगे तो 8 हो जाएगा। इंसीजर आठों एक बार टूटता है और आठों की जगह नया 8 गो आता है, यानी 8 गो तो ये हो गया, चारों आठों दूध के दांत में आएगा। केनाइन चारों टूटता है और चारों दोबारा आता है, यानी 4 गो दांत ये भी आगे किस में, ये भी आ गया, कह सकते हैं टूट के जामने वाले में, यानी दूध के दांत में। अब प्री मोलर कितना है 8 को, इहो 8 आके टूट जाता है, 8 की जगह पे नया आता है। तो जोड़िए 8 4 12, 12 8 20, यानी 20 दांत ऐसा है जो एक बार आता है और टूट जाता है और उसके जगह पे फिर नया 20 दांत आता है। यानी पूरे इंसान के जीवन काल में 20 दांत ऐसा है जो दूध का दांत कहलाता है। ये 20 टूटेगा और टूट के इसकी जगह पे नया 20 गो आएगा, ठीक। अब प्लस 12 गो ऐसा दांत होता है जो जीवन में खाली एक बार आता है, जिसको मोलर कहते हैं। 6 6 12, नीचे 6 गो है, ऊपर 6 गो है। 12 दांत मोलर ऐसा है कि जीवन में दोबारा कभी नहीं आता है, वो एक के अले रहले रह जाता है, यानी आया और रह गया, टूटा नहीं, और सीधे आप खत्म होंगे उस समय टूटेगा, यानी बुढ़ौती में टूटता है। यानी देखिए 20 20 40 10 50 2 52, एक इंसान के टोटल जीवन काल में 52 दांत रहते हैं, ठीक ना। 52 दांत एक इंसान के जीवन काल में आता है। अब चलिए अब इसके आगे पढ़ेंगे। तो याद तो हो गया होगा कि कौन सा ऐसा दांत है जो जीवन में एक बार निकलता है, तो आप क्या कहेंगे, प्री मोलर कहेंगे, गलती हो जाएगा, मोलर। मोलर जो दांत है जीवन में केवल एक बार निकलता है। अब सुनिए आगे लिखा है दांतों के प्रकार। तो प्रकार तो हम पहले आपको पढ़ा दिए, फिर एक बार दोहरा देते हैं कि इंसीजर का मतलब आगे का 4 दांत इंसीजर कहलाता है, ऊपरों 4 गो और नीचे 4 गो, क्या कहेगा, इंसीजर। इंसीजर का काम काटने का होता है, क्योंकि ये नाक के जस्ट नीचे है इसलिए इसको नोज टीथ भी कहते हैं, ठीक ना। अगला जो हेडिंग है सुनिए, 4 गो नीचे 4 गो ऊपर, तो 4 4 8 गो। अब समझेंगे, यहाँ पे लिखा है केनाइन, रदनक। रदनक कहते हैं, इसी को भेदक भी कहते हैं। तो देखिए इंसीजर, चारों इंसीजर के बगल में एक केनाइन, इधर एक केनाइन, यानी 2 केनाइन ऊपर 2 केनाइन नीचे, 4 गो। केनाइन क्योंकि आई के नीचे आता है तो इसको आई टीथ, आँख वाला दांत कहते हैं, ठीक ना। ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। अब आता है नंबर प्री मोलर का। तो प्री मोलर जो दांत होता है वो देखिए 2 गो इधर 2 गो इधर, 4 गो ऊपर जबड़ा में और 2 गो नीचे 2 गो नीचे, यानी 4 4 8 गो प्रीमोलर पाया जाता है। और क्योंकि प्रीमोलर गाल के नीचे है यानी इसको चिक टीथ कहते हैं, ठीक ना, गाल वाला दांत। और लास्ट में जो आपका बच रहा है इसको कहते हैं मोलर, हिंदी में चमड़क। चमड़क जो दांत होता है इसे अक्ल दांत कहा जाता है। ये पूरा मोलर तभी आप में आएगा जब आप पूरे बढ़िया से वयस्क हो जाएंगे और आप में बुद्धि आ जाएगी, इसीलिए इसको अकल दांत भी कहते हैं। ये तब आता है जब आपका अकल आ जाता है, तब। ये खाली कहने के लिए है, अकल तो बहुत जल्दी आ जाता है लोगों में, लेकिन ये समझिए 25 साल 28 साल की उम्र में लगभग पूरे दांत आपके आ जाएंगे, ठीक। वयस्क यानी बड़े लोगों में इसकी संख्या कितना होती है, 6 + 6 12 होती है। अभी आप बच्चे हैं, आप में थोड़ा सा कम हो सकता है, नहीं तो बड़े लोगों में ये टोटल 12 आ जाता है। अब बच्चों में मान लीजिए अरे 12 गो है तो लास्ट वाला थर्ड मोलर अभी आने में टाइम लगता है, यानी 1 मोलर 2 मोलर तो आ गया होगा, जो कोने वाला लास्ट मोलर है जब जीभ नचा के ले जाएंगे तो देखेंगे खाली जगह मिल रहा है, ठीक ना। एक बार जीभ ले जाइए,
हाँ अभी हमारा भी एक खाली है, एक ऊपर है एक इधर, यानी 30 दांत आ गया, 2 बाकी है, वो दोनों जल्दी आ जाएगा। अभी देखिए आगे लिखा है मानव में दंत सूत्र। अब हम पढ़ेंगे कि दांतों का कुछ सूत्र है जिसे हम दंत सूत्र कहते हैं, ठीक ना। अब इसको दंत सूत्र क्या है, तो देखिए दंत सूत्र बराबर होता है ऊपरा जबड़ा में जितना दांत है, ऊपरा जबड़ा में जितना दांत है आ निचला जबड़ा में जितना दांत है उसको आधा भाग करेंगे तब। जैसे मान लीजिए एक सेट बना रहे ऊपर का या नीचे का, 1 2 3 4, 4 दांत क्या होता है, इंसीजर। चारों दांत क्या कहते हैं, इंसीजर। इंसीजर के बगल में जो चुरैली ऐसा होता है इसको कहते हैं केनाइन। देखिए ये चारों इंसीजर आए दोनों हो गया केनाइन, और केनाइन के बगल में दूगो होता है प्रीमोलर, इधर भी दूगो क्या हो जाएगा, प्रीमोलर। दोनों प्रीमोलर हो गया। अब प्रीमोलर के बगलिया में 1 2 3 गो मोलर, आ 1 2 3 गो मोलर। देखिए 4 गो इंसीजर 5 6 यानी 2 गो केनाइन, 4 इंसीजर 2 केनाइन, 4 गो प्रीमोलर और 6 गो मोलर। तो अब इस दांतों का जब सेटवा आधा करेंगे, यानी बीचों बीच से आधा कर दीजिए। अब इस सेट को देखिए, अब इस सेट में देखेंगे कि जो इंसीजर दांत है कितना है, 2 ठो, केनाइन कितना है 1 ठो, प्री मोलर कितना है 2 ठो, और मोलर कितना है 3 गो, यानी 2 1 2 3 ऊपर यानी नीचे जबड़ा में है तो 2 1 2 3 ऊपर जबड़ा में होगा। तो ये सूत्र किसका है, ये दंत सूत्र यानी दांतों का सूत्र है इंसानों में, मानव में। अब देखिए अभी किस में, वयस्क में, बच्चों का बात नहीं करें, बड़े लोगों का है। जैसे देखिए लिखा है ऊपरी जबड़े के, ऊपरा जो जबड़ा है उसका आधा भाग में दांतों की संख्या, यानी ये जो जबड़ा है इसका आधा भाग करिए और फिर दांतों की संख्या देखिए। तो मोलर कितना, पर नीचवा जबड़ा में 3 गो और 3 6 गो है, लेकिन आधा न करना है तो कितना है 3 गो। तो देखिए 2 गो इंसीजर, 8 हो केनाइन चुरली हवा, 2 ठो प्री मोलर और 3 गो मोलर। ये होता है दंत सूत्र। अब इस दंत सूत्र को थोड़ा सा हम आगे देखेंगे। इसमें लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है मिल्क टीथ और यहाँ पर लिखा है परमानेंट टीथ। अब दोनों को समझिएगा, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। इसमें क्या है कि जो बच्चों में दांत होता है इंसीजर, देखिए इंसीजर लिखा है कि 2 ठो, ठीक ना। इंसीजर कितना है 2 गो, केनाइन आपका है 1 ठो, अब मोलर दिया है 2 ठो, ठीक ना, 2 1 2। अब मोलर आप सोचते होंगे कि मोलर तो 3 गो होता है, कहाँ है 2 गो। तो बच्चों में याद रखेंगे, बच्चों में प्री मोलर दांत नहीं पाया जाता है। अब मोलर जो 3 गो होता है उसमें पहला पाया जाएगा, दूसरा पाया जाएगा, जो सबसे कोनवा में है थर्ड मोलर जिसको कहते हैं, यानी थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। कौन सा, बच्चों में 2 प्रकार के दांत नहीं पाए जाते हैं, एक दोनों प्रीमोलर नहीं पाया जाएगा, प्रीमोलर, और जो लास्ट में है थर्ड मोलर वो नहीं पाया जाएगा। अरे भाई थर्ड मोलर अभी तक हमारे अंदर नहीं आया, नीचे वाला सेटम तो आ गया है, ऊपरा वाला जो दांत का सेट है अभी तक जगह खाली है, रिक्त स्थान, उसको भरने में टाइम लगेगा। तो थर्ड मोलर अभी तक नहीं आया है, ठीक ना। अब आगे देखिए ये है परमानेंट टीथ। इसमें क्या है, इंसीजर 2 ठो है, केनाइन 1 ठो है, जो अभी ऊपर पढ़े हैं। तो बच्चों में जो दांतों का संख्या होता है वो होता है 20 गो। देखिए कैसे, 2 1 3 और 3 2 5, 2 1 3 और 3 2 5, 5 गो ऊपर 5 गो नीचे, 5 5 10, और 10 का गुणा करेंगे 2 में 20। एगो रील देखे हम यूट्यूब पर, कह रहा कि ये सवाल जब देखा कहा कि मैथ वाला ऐसे कैसे भी हो सकता है कि ये जो दिया है मैथ में, कहा कि इससे आप इसको काटते हैं। बायोलॉजी का मैथ ना आईआईटी पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि इसमें मैथ हो एकदम अजीबे नियम का दिया होता है। आप देखिए ना यहाँ की तरह 2 1 3 और 3 2 5 और 5 5 10 का दुगुना कर दिया 20, ऐसा मैथ में हो सकता है। तो रील में कह रहा था कि ये कौन सा मैथ है भाई, ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं। तो ये मैथ पढ़ने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी, बायोलॉजी में से पढ़ाया जाता है। अब चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसको। तो देखिए बच्चों में टोटल दांत 20 गो, बड़ों में टोटल दांत 32 गो। बड़ों में सब दांत आ जाता है, यानी 2 21 23 बटा 21 23 गुणे 2। अब बच्चों में क्या होता है, इंसीजर दोनों है, केनाइन 8 होना चाहिए 8 है, लेकिन प्रीमोलर देखिए प्रीमोलर की जगह गायब है, यानी कहीं प्रीमोलर का नाम नहीं है, जबकि 2 प्रीमोलर होना चाहिए इसमें फार्मूला में, लेकिन नहीं है क्योंकि बच्चों में पाया नहीं जाता है। अब मोलर देखिए बड़े लोगों में 3 गो है, अब बच्चों में खाली 2 गो है, क्योंकि तीसरा का तो बच्चों में पाया नहीं जाता, हमारे में नहीं मिला तो बच्चों में कहाँ मिलेगा। चलिए आगे देखिए, ना का है ना लेट लगाता है आने में, दांत को देखिए समय से आ जाना चाहिए, लेकिन बढ़िया है, लेट आएगा तो मान लीजिए बुढ़ौती चलेगा। अब आगे देखिए लिखा है यहाँ पे यू का मतलब अपर जबड़ा, एल का मतलब लोअर जॉ, ठीक ना, ये सब तो आप समझ ही रहे होंगे। आप फिर से जहाँ आई लिखा है इंसीजर होगा, सी लिखा है केनाइन होगा, पीएम लिखा तो अग्र चौड़क यानी प्रीमोलर होगा, आईएम लिखा तो क्या होगा मोलर। अब पढ़ते हैं सलाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि, ये क्या होती है तो इसको पढ़िए। लिखा है लार ग्रंथि एक प्रकार की ग्रंथि है जो मुख में स्थित होती है। मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन भैया, तो एगो देखिए पैरोटिड, एगो सबमैंडिबुलर और एगो है सबलिंगुअल। तो कनवा के नीचे जो 2 गो था, एगो इधर पैरोटिड ग्रंथि। तो होता ये है कि जब पैरोटिड ग्रंथि में इन्फेक्शन हम लोग के होता है तो वो गल सुहाना ऐसा फूल जाता है, तो आदमी उस पर हैंड प्लास्टर टाइप कुछ चपकाता है तो जाके बाद में सही होता है। तो गल सुहाना कब होगा, जब आपके पैरोटिड में इन्फेक्शन हो जाएगा तब,
ठीक ना। तो पैरोटिड ग्रंथि में क्या होता है, इन्फेक्शन होने पर गलसूखना बीमारी टाइप हो जाता है। और सांप में जो ग्रंथि होती है पैरोटिड, उसमें भी यही ग्रंथि होती है। वो अपने पैरोटिड में क्या रखता है, जहर रखने का काम करता है। हम अपने पैरोटिड में लार ग्रंथि वाला लार रखते हैं, और क्या रखता है, जहर रखने का काम करता है। अगला है सब मैंडिबुलर, इसको दूसरा नाम कहते हैं सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी। अगला क्या है, सब लिंगुअल। ये 3 जोड़ी, ये सब जोड़ा में है। ये देखिए, दो दो चार दो छः, 6 को ग्रंथि पाई जाती है संख्या में, इसी को हम क्या कहते हैं, 3 जोड़ी। चलिए अब इसको बढ़िया से पढ़ते हैं। इसमें देखिए लिखा है कि इन ग्रंथियों से, यानी जो 6 को दिया था उसमें, इन ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव, यानी जो सलाइवा निकल रहा है उसको स्लाइवरी जूस कहा जाता है। ठीक ना, स्लाइवरी जूस कहा जाता है। और इसमें कई एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, कीटाणुओं को मारता है। मान लीजिए आप भोजन खाने, मतलब कुछ खाने पीने जा रहे हैं, तो बच्चा हो चाहे बच्ची हो, लगभग समय आदत पाया जाता है बड़े लोगों में भी, कि हम लोग कुछ भी खाना है तो हाथ गंदा है कि नहीं उतना नहीं देखते हैं। अगर बाई चांस ध्यान चलू गया कि हाथ गंदा है का, तो एक बार ऐसे से पोंछ के किनारे हो जाएंगे, और साफ हो गया, क्षमा करा लाइए, कुछ भी खाने वाला खा लीजिए। गाँव में कहीं प्रसादी बढ़ता है, आदमी हाथ पोंछ के पहुँच जाता है, दीजिए, और लेके खा जाता है, जय हो भोलेनाथ। जब भोलेनाथ का नाम लेकर प्रसादी खा गया तो पहला बात, कीटाणु तो वैसे मर जाएगा, लेकिन अगर फिर भी कीटाणु बच गया तो हमारा लाइसोजाइम नहीं छोड़ेगा। लाइसोजाइम क्या कहता है कि अगर भोजन में कोई भी कीटाणु है उसको मारने का काम करता है, लेकिन बहुत बड़ा कीटाणु नहीं, हल्का फुल्का कीटाणु मार पाता है लाइसोजाइम। ठीक ना, और वो तब मारेगा जब भोजन में आप चबाएंगे, पता चला खाएं और टप से पानी पी के घोंट गए, चबाएं नहीं तो लार मिक्स हुआ खाना में, नहीं तो ये नहीं मारेगा। तो पहला एंजाइम जो मुंह में पाया जाता है उसको लाइसोजाइम कहते हैं। इसका काम है कीटाणुओं को मार देना, कीटाणुओं को मार देता है। अगला देखेंगे लिखा है टाइलिन और डाइस्टेज। टाइलिन और डाइस्टेज ये क्या करता है, ये भी देखिए, ये काम करता है स्टार्च या मंड को तोड़कर कार्बोहाइड्रेट या शर्करा में बदल देता है। अब सुनिए, स्टार्च क्या हो गया, किसी भी ज़्यादातर चीज़ों के छिलके में स्टार्च पाया जाता है। आलू का जो छिलका होता है उसमें स्टार्च पाया जाता है। तो कई बार क्या होता है, आलू का छिलका एकदम पतला है तो लोग बिना छिलका हटाए उसका सब्जी बना के खा लेते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है, आप छिलका सहित खा रहे हैं तो आप में स्टार्च की मात्रा जा रहा है। और जब आलू का छिलका हटा देंगे तो आलू के अंदर जो स्टार्च है वो तो आपको मिल रहा है, लेकिन जो छिलका में स्टार्च आप बाहर फेंक दिए वो गड़बड़ हो गया। तो हम लोग जो भी चीज़ खाते हैं छिलका में, अच्छा लोगों को अजीब अजीब शौक है। कुछ लोगों को हम देखें, चलिए आलू का छिलका हटाना हटा दीजिए, खाइए, अच्छा लगता है, चलिए ठीक है। कुछ लोग को देखें सेव को पकड़ लेंगे और सेव का भी छिलका उतार के खाएंगे। ये बताइए किस जमाना से, कहाँ से आप आए हैं। आपको आपका गले का जो नस है बहुत पतला हो गया, का सेव का छिलका भी नहीं जा रहा है। आने वाले समय आदमी अंगूर का छिलका उतार देगा, अंगूर का छिलका उतार के खाएगा, और हो सकता है खाने वाले खा भी रहे हो, ठीक। तो सेव का जो छिलका है, अंगूर का जो छिलका है, इस छिलके में स्टार्च पाया जाता है। जबकि गेहूं जो देखेंगे आप, गेहूं पिसाने जाते हैं और गेहूं को बहुत पतला अगर पिसा देंगे मैदा बन जाएगा, तो मैदा सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि उसमें चोकर की मात्रा खत्म हो गई है। हम लोग इंसान पहले ऐसे जानवर हैं कि जो सबसे कामयाब चीज़ है, अच्छा चीज़ है स्टार्च, जिसको हम चोकर कहते हैं। हम लोग चलनी से चल के उसको निकाल के भैंसी खिला देते हैं, गाय को खिला देते हैं। आज जबकि जो फ्रेश आटा जो हमको लगता है वो हम खाते हैं। आज जबकि असली पावर किस में था, चोकर में। समझ गए। तो मुंह के अंदर जब हम कोई चीज़ खाते पीते हैं तो जिस भोजन में जिसमें स्टार्च होता है, स्टार्च का पाचन जो करता है उसको कहते हैं टाइलिन और डाइस्टेज। टाइलिन और डाइस्टेज क्या करता है, स्टार्च को पचा के यानी तोड़कर ग्लूकोज यानी शर्करा में बदल देता है। अब आगे देखेंगे म्यूसिन। म्यूसिन क्या करता है, भोजन जो आप खाएं ना उसको खूब बढ़िया से जब पूछते रहेंगे, चबाते रहेंगे, तो जीभिया भोजनों को उल्टेगा पलटेगा, और भोजनों में जो लार सब ग्रंथि का लार है उसको भोजनों में मिक्स करेगा। इससे भोजन क्या हो जाएगा, चिपचिपा। और उसी में एक और होता है म्यूसिन। म्यूसिन जब भोजन में मिलता है तो भोजन को खूब चिपचिपा बना देता है, जिससे आप आसानी से भोजन को निगल सकें, घोटने में आसानी होता है। सूखे भोजन आपको रोटी दे दिया जाकर, ये घोट लीजिए, घोटेंगे जैबे नहीं करेगा अंदर, जब तक उसको चबाए नहीं कि थोड़ा सा लिबिर लिबिर टाइप में हो जाएगा तब अंदर जाएगा। अब एक बात और सुनिए, जब हम भोजन को उठा के इंसीजर के सहायता से काटते हैं, केनाइन के सहायता से चीरते फाड़ते हैं, प्रीमोलर से चबाते हैं, आप मोलर से पीस देते हैं, इस दौरान जीभ भोजन को उलटता है पलटता है, और इसी समय जो आपका भोजन है उसमें लार ग्रंथि से लार मिक्स हो गया होता है। आज जब भोजन में लार मिक्स हो जाता है तो होता ही है कि अब भोजन नहीं बन गया, अब उसको कहेंगे बोलस। ये विज्ञान का एक भाषा है कि जब भोजन में आपका लार अच्छे से मिक्स हो गया है यानी सलाइवा, तो उसको भोजन नहीं कहेंगे, अभी क्या बनता है, बोलस। बोलस बन गया। तो आप जब निगलते हैं तो भोजन नहीं जा रहा होता, उसको हम क्या कहते हैं, बोलस। उसको बोलस कहा जाता है। तो अगर कभी आपको एग्जाम में पूछा जाए कि जो भोजन हम चबाते हैं मुंह में और चबा के जब निगलने जाते हैं तो भोजन क्या भोजन रहता है कि क्या रहता है, आप कहिएगा बोलस रहता है। क्या कहेंगे, बोलस। आप जीभ को देखिए, तो जीभ पेशीदार
अंग होती है, यानी पेशियों की बनी एक अंग होती है। इसका आकार पत्ता जैसा है, ठीक ना, इसका आकार पत्ता जैसा होता है। यह भोजन को चबाने, निगलने और चखने में सहायक होती है, ठीक ना। भोजन को चबाने मतलब क्या होता है कि यही उलटती पलटती है, तब ना आप चबा पाते हैं। जीभिया को हटा दीजिए तो दंतवा के पास भोजन वो अपने आप थोड़ा ना जाएगा। जीभ की क्या करती है, भोजन को दांत के पास पहुंचाने में मदद करती है उलट पलट के। आप कभी कभी ध्यान आपको कहीं और है ना, और भोजन कर रहे था, जीभिया को दंतवा काटू लेता है, बाद में कहता है, अरे बाप रे, ध्यान हट गया था, ध्यान। गाँव में लोग कहते हैं कोई गरियाया होगा तो अब जीभिया कट जाता है, ठीक ना। तो या अपशब्द कोई बोला होगा, इस तरह से होता है। अब देखिए, तो भोजन को चबाने में, अंदर निगलने में और स्वाद के मामले में जीभ का काम होता है। अच्छा, लिखा क्या है कि जीभ की सतह पर यानी सरफेस पर अनेक स्वाद कलिकाएं होती हैं, जिन्हें टेस्ट बड कहते हैं, जो विभिन्न स्वादों का पहचान कराती हैं। जीभ से ही हमें भोजन का स्वाद पता चलता है कि कैसा मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, कैसा है, ये सब जीभ से ही पता चलता है। अब आगे देखेंगे इसमें। अच्छा, जीभ का एक और बढ़िया कॉन्सेप्ट है ध्यान समझिएगा। एक गेम है, देखिए, आप अपने जीभ से अपने नाक को छूने का प्रयास करिए। शायद बहुत कम ही लोग कर पाते हैं, ऐसा हम सुने हैं, हो सकता है बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, ठीक है। जीभ से नाक को छुएंगे, हो सकता है छुआ हो जाए चाहे नहीं छुआ, चेक करिए, कहीं छुआ जाए। हम छूते हैं, छुआ जाता है, एक नंबर यहाँ तक आता है। काली मैया का जब जीभ यहाँ तक आएगा ना, छुआ जाएगा, और जीभ छोटा होगा तो नहीं छुएगा। अब देखिए, लिखा है जीभ के कार्य क्या हैं, तो भोजन को चबाने और निगलने में सहायता करता है, ठीक है, पहला कार्य है। लार के साथ मिक्स यानी मिलाकर भोजन का स्वाद महसूस कराती है, ये भी ठीक है। जीभ की सतह पर छोटी छोटी कलिकाएं होती हैं, जिसको स्वाद कलिका कहते हैं, ये स्वाद का पहचान कराती हैं, ठीक। आज जीभ ध्वनि निर्माण में, बोलने में भी सहायता जीभ करता है। कभी जीभ देखेंगे, कोई फिल्म में दिखाता है, जीभिया इसे पिलास से पकड़ के निकलवा कटवा देते हैं सब चाकू से, तो बोल पाएगा आदमी, आओ 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 ऐसे बोलता रह जाएगा, कुछ बोलिए नहीं निकलेगा उसका, साफ समझ नहीं आएगा। अब आगे देखिए, ग्रसिका। ग्रसिका क्या होती है, तो देखिए, भोजन को उठाएं, खाएं, चबाएं, बोलस बना। अब भोजन को अंदर जाना है, तो भोजन जिस नली से अंदर जाता है उस नली को आप भोजन नली कहेंगे, या उसी को ग्रास। ग्रास का मतलब क्या होता है, भोजन जैसे हमारी दाल भात एकदम सान लिए, एक कवर उठा खाते हैं तो उसको भोजपुरी में लोग कवर कहते हैं, हिंदी में उसी को कहते हैं ग्रास। तो ग्रास जिस नली से जाता है उस नली को ग्रास नली कहते हैं या ग्रसिका कहते हैं। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं ओइसोफेगस, यानी जैसे खाना खाएं उसका काम क्या है, ओइसे उठा के फेंक देना। कहाँ फेंकना, पेट में। जैसे खाना खाएं वैसे फेंक दिया, तो ओइसोफेगस। भोजन खाएं ओइसोफेगस यानी वैसे फेंक दे दिया, तो ग्रसिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ओइसोफेगस। अब देखिए, लिखा है ग्रसिका एक लंबी मांसपेशीय नली होती है, ठीक ना, यानी जो भोजन नली है मांस का बना हुआ एक नली है, ठीक ना। लंबी है, कितना लंबी है, 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। जो भोजन नली होती है कितना होती है, 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। अब पूरा, अगर पूरा आहार नली का लंबाई देखेंगे, जो मुंह से शुरू होकर गुदा द्वार तक खत्म होता है, तो 32 फीट हो जाएगा, यानी लगभग 9 मीटर के आसपास होती है। लेकिन केवल मुंह से लेके अमाशय के बीच का जो नली है यानी ग्रसिका, वो कितना है, 25 सेंटीमीटर का है, ठीक। अब आगे देखिए, इसमें आगे इसमें लिखा है कि मुंह से भोजन ग्रसिका के द्वारा होते हुए अमाशय तक पहुंचता है। ग्रसिका में पाचन की क्रिया नहीं होती है। देखिए, मुंह में पाचन हो गया, उसके बाद ये जो बोलस, भोजन नहीं कहिएगा, बोलस, बोलस जब धीरे धीरे सड़क के गले के यानी भोजन नली से जाएगा कहाँ पे, अमाशय में जाएगा, तो इस बीच में कोई पाचन नहीं होता है, ठीक ना। मुंह में पाचन हो गया, उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेशन है पाचन का, वो पेट में है। अब इसमें देखेंगे कि ग्रसिका में पाचन की क्रिया नहीं होती। भोजन ग्रसिका में तरंगित तरंगित संकुचन और प्रसारण द्वारा धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और इसी गति को हम, यानी जो जिस गति से जा रहा है, इस गति को हम क्रमाकुंचन गति कहते हैं, पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। यानी पहले सिकुड़ेगा, सिकुड़ते हुए, फैलते हुए, सिकुड़ते हुए ऐसे जाता है। जैसे मान लीजिए ये इंसान देख रहे हैं, देखिए ये इंसान मान लीजिए मुंह से भोजन खाया, और देखिए भोजन जो यहाँ पे आया है, तो देखिए ऊपर सिकुड़ गया है और नीचे फैल गया है। जैसे भोजन आगे जाएगा नीचे और फैलेगा, यानी पतली सी नली है, जैसे भोजन आएगा ये नली फैलता जाएगा और ये भोजन आगे बढ़ेगा, अगवा सिकुड़ा हुआ है वो फिर फैलेगा, फिर आगे बढ़ेगा, और ऊपर फिर इससे सिकुड़ते हुए चलाएगा। तो यानी जो ओइसोफेगस यानी भोजन नली है वो सिकुड़, देखिए पहले इतना झाम ताम नहीं है, देखिए इस तरह से, पहले इस तरह से रहेगा, एकदम पतला रहेगा, जैसे भोजन आएगा इस तरह से मोटा होगा, फिर इस तरह से सांप की तरह से, इस तरह से लहरों की तरह चलता है। आई बहुत बढ़िया किस तरह से होता है, पता चला हम टाफी खा लिए मुंह में, गलती से कई बार टाफी निकल लेते तो डब पेटवा में गिरने का आवाज आता है। रोटी सब्जी दाल चावल खा रहे हैं, ढप ढप, पता चला हम लोग सुनते सुनते परेशान होते हैं। इसलिए जब भोजन करते हैं बहुत आराम आराम से धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है, और इसी गति को सिकुड़ना फैलना, इसी गति को क्रमाकुंचन गति कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन गति कहते हैं। अब आगे देखेंगे इसमें अमाशय, स्टमक। स्टमक को, अमाशय को पेट कहते हैं, असली में पूरा है पेट नहीं है, अंदरमा जो है उसको अमाशय कहते हैं, स्टमक। इसमें लिखा है
अमाशय आकार में एक थैली यानी बैग की तरह होता है, एक थैली की तरह होता है जो भोजन को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है और उसे पचाने में मदद करता है। यह भोजन को लगभग 4 घंटे तक रोके रखता है। अमाशय के 3 भाग होते हैं। सुनिए, भोजन को कहाँ खाएं? मुंह में। मुंह में उसको बढ़िया से कूचे, पीसे, चबाएं और लार ग्रंथि से लार मिलाएं। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, जो लार ग्रंथि से लार बनता है वो एक दिन में एक मनुष्य में लगभग 1.5 लीटर लार बनता है, ठीक ना। और जब छोटा बच्चा होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ही बनता है, क्योंकि वो सब जो चीज़ पाते हैं, रिमोट पाएगा, टीवी का कुछ भी पाएगा, वो तुरंत मुंह में रख लेगा। उससे होता क्या, कौन कौन चीज़ में कीटाणु है, सब में दिक्कत होगा। तो भगवान का किए छोटका बच्चा में लिख दिए, चलो इसके में लार का मात्रा अधिक निकलेगा। अब उससे क्या होता है, कुछ भी मुँह में रखता रहे, उसके मुँह में लाइसोजाइम बन रहा है, कोनो चीज़ में कीटाणु, मान लीजिए मुँह में अंगुली डाल दिया, कोनो सामान डाल दिया, उसमें जो भी कीटाणु है कौन मार देता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम कीटाणुओं को अंत कर देता है। अब होता क्या है कि कभी बच्चों में इतना ज़्यादा लार निकलने लगता है कि उसकी मम्मी वो लड़चुआ नहीं बांध देती है, रुमाल एक वैसे बांध दिया जाता है, इतना लार चुएगा उसका शर्ट टी शर्ट नहीं भीगेगा, उस सब लार उस रुमाल पे भीगेगा और रुमाल हटा के रख दिया जाएगा, फिर उसको धो के ला के लगा दिया जाएगा, ठीक ना। आज जबकि बड़े लोगों में भी होता है, ऐसे मुंह खोल के सोए हैं, अब पता चला यहीं से लार चुके पूरा तकिया बीच खराब हो गया। ऐसा बड़े लोगों में भी देखा जाता है। अभी आगे देखिए, तो जो अमाशय होता है यानी अमाशय होता है, पेट होता है, वो भोजन को अस्थायी यानी कुछ देर के लिए रोकता है। अब पूरा आहार नली चालू कहाँ से होता है? मुंह से आहार नली यानी एगो नली चालू होता है और पेट के पास जाके घूमते घूमते छोटी आंत में, फिर घूमते घूमते बड़ी आंत में जाके फिर गुदा द्वार तक जाके खत्म होता है। इस पूरे बीच में कहीं ब्रेक नहीं है, यानी कहीं टूटा फूटा नहीं है, एक सिंगल नली होती है पूरी। इस पूरा नली में जो भोजन होता है सबसे ज़्यादा समय तक रुकता है केवल एक जगह पे, अमाशय। अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटा तक रुका रहता है और पचता है। समझ गए? अब देखिए, जो अमाशय होता है उसका डिजाइन एक बार थोड़ा देखिए कि किस तरह से बनावट होता है। तो अमाशय में देखिए, ये होता है अमाशय का डिजाइन, ये अमाशय। तो मान लीजिए यहाँ पर जो है इसमें एक वाल्व टाइप लगा होता है, जब भोजन नली से यानी ओइसोफेगस से मान लीजिए भोजन आ रहा है, आज जब इसमें गिरता है तो ये वाल्व इस तरह से होता है कि ऊपर से नीचे तो गिर गया और नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। ये नहीं कि आप किसी इंसान का दोनों टंगरी ऐसे पकड़ लीजिए और दो बार उसको ऐसे हिलाइए तो उसके अंदर से भाई रुमाल जो भी जेब में पैसा रुपया है, मोबाइल है, वो तो गिरेगा, लेकिन भोजन उसके मुँह से नहीं गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे वाल्व टाइप लगा रहता है, वो बंद हो जाता है। यानी भोजन आ सकता है, वापस नहीं जाएगा, वापस तब आ जाएगा जब आप उल्टी आएगा। तो इतना प्रेशर से फेंकता है कि वाला वो उल्टा काम कर देता है, चल जाता है। तो देखिए, भोजन जो आ रहा है ये भोजन है कि नहीं? ये क्या है? भोजन नहीं है। इसको हम बार बार बता रहे हैं, क्या है? बोलस है। तो जो बोलस आ रहा है, ये सबसे पहले जो अमाशय है उसका 3 पार्ट होता है। सबसे फ्रंट वाले पार्ट को हम कहते हैं, इसको कहते हैं कार्डियक। फ्रंट वाले पार्ट को कहते हैं कार्डियक भाग कहते हैं, और बीच वाले को कहते हैं, इसको कहते हैं फंडिक, कार्डियक फंडिक, और लास्ट वाला जो भाग होता है उसको कहते हैं पाइलोरिक। यानी अमाशय का कितना भाग? अमाशय का 3 भाग, ऊपरा कार्डियक, बीचवा में फंडिक, नीचवा पाइलोरिक, सबसे लास्ट में क्या है? पाइलोरिक। सबसे पहले क्या है? कार्डियक। अब सुनिए, इस भाग का नाम कार्डियक क्यों है? क्योंकि इसके जस्ट पास में ही रहता है दिल। ये देखिए, डिजाइनदार दिल होता है, असली में दिल का चित्र नहीं है, इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा, ये फालतू वाला दिल है। अब देखिए, दिल का जो मसल्स है यानी पूरा दिल जो है वो किस मांसपेशियों पे बना है? ये बना है कार्डियक मांसपेशियों का। दिल बना होता है कार्डियक मांसपेशी का, और दिल के जस्ट नज़दीक में जो हिस्सा पड़ता है, इसलिए इस हिस्सा का नाम रखा है कार्डियक। दिल के पास में जो हिस्सा पड़ता है पेट का, उस हिस्से को कहते हैं कार्डियक। बीचवा में जो है उसको कहते हैं फंडिक। फंडिक में एगो रूजी जैसा संरचना पाया जाता है, कांटेदार संरचना, कांटेदार संरचना पाया जाता है। इस संरचना को हम कहते हैं रूजी। पेट में जो संरचना पाया जाता है कांटेदार, उसको कहते हैं रूजी। और यही रूजी क्या होता है, जब हम भोजन किए रहते हैं तो आराम से सोया रहता है और शांत रहता है, और भोजन को रोकने में मदद करता है। आज जबकि भोजन बहुत देर तक नहीं किए हैं तो ये रूजी क्या करता है, अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है, जिससे पेट में चुभन होने लगता है, यानी दर्द महसूस, ऐसा लगता है कि बहुत भूख लगा है, बहुत तेज भूख लगा है। इसलिए लोग कहते हैं पेट में चूहा कूद रहा, हाथी कूद रहा, भैंस कूद रही है, यानी जल्दी से भोजन उनको दीजिए, नहीं तो पता चले बहरे ना भैंस आ जाए। आगे देखिए, इसमें लिखा है कि ये जो रूजी है ये अपने जगह पे खड़ा हो जाती है, तो ये भोजन को रोक के रखने में भी सहायता करती है। तो पेट का अमाशय का कितना पार्ट? 3 गो। कार्डियक जो दिल के पास सटा हुआ है, दिल बना है कार्डियक मसल्स का, तो दिल के पास वाला हिस्सा कार्डियक, बीच वाला फंडिक जिसमें रूजी है कांटवा वाला, और लास्ट में पाइलोरिक। तो ये 3 पार्ट है। अब तीनों पार्ट को अच्छे से समझेंगे कि तीनों पार्ट का मतलब क्या है। तो देखिए, इसमें अगला हेडिंग है, यानी जो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कार्डियक के बारे में। तो कार्डियक में लिखा है, इस भाग से यानी हाई जो कार्डियक वाला है, इस भाग से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl निकलता है, जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। यानी जो बोलसवा आ रहा है ना, पहले तो ये खुद छोटा टुकड़ा हो गया है,
कौन कैसे हो गया है, दांतवा चबा के यानी कूच पीस के इसको भेजा था, तो ये बोलस का हो गया है, बहुत छोटा छोटा टुकड़ा में हो गया है। अब जो छोटा में है वो पहले किससे भेंट होगा, कार्डियक से। तो कार्डियक भी कहता है आओ बाबू, दांतवा से बच गए होगे, तो हम ऐसा अम्ल ऐसा तेजाब डालेंगे कि तुम जल जाओगे। अब भोजनवा बोलस के साथ वही होता है। जैसे बोलस पहुंचा कार्डियक में, तो कार्डियक में क्या निकल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल रहा है, जो भोजन को और छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ दे रहा है। याद सोचिए सोचिए, कौन सा बात हम बताए थे कि कोशिका से हमारा शरीर बना है, कोशिका इतना छोटा है कि दिखाइए नहीं दे रहा है। अब रोटी का टुकड़ा बढ़न था, देख ना, आधा कुछ चाय पिसाया मुंह में, अब जो बच रहा है कौन कुछ पिस रहा है, आई एसीएल। अब एक बाद जब जाएगा तो छोटा टुकड़ा हो जाएगा, तो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और हानिकारक बैक्टीरिया, ठीक ना, हानिकारक बैक्टीरिया को मार देता है। यह भोजन को अम्ल, देखिए जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाम है तो भोजन को अम्लीय बनाएगा, अम्लीय बना देता है और एंजाइम को क्रियाशीलता बढ़ा देता है। अब सुनिए, जब हम भोजन को खाए थे तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें कीटाणु हो सकते थे। तो हम आपको पहले ही बताए हैं कि मुंह के अंदर जो लार है उसमें लाइसोजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम का काम होता है कीटाणुओं को मारना। तो मान लीजिए जैसे भोजन आप उठा के खाएं और उसको चबाएं तो लार भोजन में मिक्स हो गया, तो कई कीटाणु वहीं मर के खत्म। आप बताए भी थे कि हल्का फुल्का कीटाणु मार पाता है, कई कीटाणु ऐसा आते हैं लाइसोजाइम के पास, कहते हैं हट तेरे बस की बात नहीं, बाप को भेज, कहता है बाप के पास ही जा रहे हो। तो जैसे बोलसवा जाता है, यहाँ उसका देखिए बाप बैठा है, लाइसोजाइम का पप्पा यहाँ पे है, देखिए लाइसोजाइम का पप्पा, उसका नाम क्या है, इसका नाम है एसीएल। तो जैसे एसीएल पाता है कीटाणुओं को, हानिकारक बैक्टीरिया और कीटाणुओं को मार के खत्म कर देता है। ठीक, कार्डियक में बैठा एसीएल क्या करता है, हानिकारक बैक्टीरिया को मार के खत्म कर देता है। यह भोजन को अम्ल, अम्ल है तो अम्ली बना देता है, और एंजाइम जो बाकी सब एंजाइम होते हैं उनकी क्रियाशीलता यानी काम करने की गति को बढ़ा देता है। ठीक, अब आगे देखिए, आगे लिखा है फंडिक। फंडिक क्या है, इसको समझते हैं अच्छे से। देखिए, यह अमाशय का वह भाग होता है जिसमें ग्रंथियां यानी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ठीक, अमाशय का ऐसा भाग जिसमें ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों से अमाशय का रस यानी गैस्ट्रिक, पचाने वाला रस निकलता है, इसको पाचक रस भी कहते हैं, निकलता है। यह भोजन को संग्रहित यानी इकट्ठा करने और पचाने का कार्य करता है। यदि अमाशय अधिक भरा नहीं होता है तो यह भाग स्थिर रहता है और भोजन को स्थिर रूप से रखता है। अब सुनिए, मान लीजिए जब हम भोजन किए तो पहला गया मुंह में, कुचाय पिसा गया, ओइसो फेंका शनि भोजन नली में, बाद गया अमाशय के पहले भाग जिसको कार्डियक कहते हैं, कार्डियक से आगे बढ़ा रुचि वाले में यानी फंडिक वाले में गया। फंडिक में क्या होता है, पाचक ग्रंथि होती है जो कुछ पाचक रस निकालते हैं, जिनसे क्या होता है भोजन का पाचन अच्छे से हो जाता है। जिसमें सबसे पहला अगर आ जाएगा पेप्सिन, एगो है पेप्सिन, रेनिन, ये सब क्या है पाचक रस होते हैं। ठीक ना। अच्छा, एक चीज़ और याद रखेंगे कि कार्डियक में कभी कभी क्या होता है, जो एसीएल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये इतना ज़्यादा निकलता है कि पेट के दीवार को ही जलाना चालू कर देगा। तो इतना खतरनाक होता है, इसलिए एसीएल से सुरक्षा करने के लिए पेट की दीवारों से श्लेष्मा निकलता रहता है। श्लेष्मा नाम का एक पतला ये द्रव होता है लिक्विड टाइप में। ये लिक्विड क्या करता है, एसीएल से कहता है बस औकात में रहना बाबू, तुम्हारा काम खाली भोजन को पचाना है, या पेट का दीवार मत गलाने लगना। तो ये कितना तेज होता है, इसका असर क्या करता है, श्लेष्मा कम करने लगता है। लेकिन कई बार ये इतना तेज होता है ना, श्लेष्मा खुद खत्म हो जाता है, तो बाद में पेट को भी जला देगा, पेट की दीवार को। ठीक, जिससे अल्सर बीमारी बनता है अगर पेट का जो दीवार क्षति पहुंचता है तब। अब देखिए फंडिक को समझेंगे। फंडिक में बताई दिया है कि जो गैस्ट्रिक जूस यानी पाचक रस होते हैं इन्हीं में निकलते हैं। ठीक, अब देखिए पाचक रस में क्या समझेंगे, देखिए लिखा है कि वही आगे इसमें लिखा है पाइलोरिक, इस भाग में ग्रंथियों से, उसमें ग्रंथि होती है और उसी ग्रंथिया का जो रस वहाँ से निकल रहा है वो धीरे धीरे बहते हुए कहाँ गया, पाइलोरिक में। तो लिखा है इस भाग में ग्रंथियों से गैस्ट्रिक जूस निकलता है जिसमें पेप्सिन और रेनिन जैसे एंजाइम होते हैं। देखिए कौन कौन एंजाइम, दो ठो, पेप्सिन, रेनिन। अब देखिए रेनिन का काम क्या है, पेप्सिन का काम क्या है, देखिए प से है पेप्सिन, प अक्षर से शुरू होता है पेप्सिन, पेप्सिन पचाता है प्रोटीन को, प से पेप्सिन, प से प्रोटीन, पेप्सिन पचाता है प्रोटीन को, और रेनिन जो होता है वो पचाता है दूध को। देखिए लिखा है रेनिन बच्चों में दूध को जमाने या पचाने का कार्य करता है, जबकि पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करके प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ठीक ना। अच्छा, रेनिन क्या करता है, तो रेनिन के बारे में समझेंगे। रेनिन जो होता है दूधवा के अंदर वो प्रोटीन पाया जाता है जिसको कहते हैं कैसीन। दूध के अंदर क्या प्रोटीन पाया जाता है, कैसीन। तो रेनिन दूध के अंदर के कैसीन प्रोटीन को पचाता है। ठीक ना। और जैसे कैसीन को पचाएगा ये दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे को दूध पिलाया जाता है, लेकिन जब उल्टी करता है, छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा आदमी हो, बच्चों को जब दूध पिलाते हैं और जब उल्टी करते हैं कुल तो दही आता है बाहर। ये बताइए, खाया जब पिया था दूध तो अंदर में कौन गया था जोरन डालने, कौन जोरन डाल दिया कि दही बन गया।
इसका मतलब है अंदरवा जोरन डालने कोई नहीं गया था। हम लोग के पेट में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है रेनिन। और रेनिन क्या करता है, दूध के अंदर एक प्रोटीन है जिसका नाम है कैसीन। तो समझिएगा, रेनिन दूध के अंदर के कैसीन प्रोटीन को पचा के उसको दही में बदल देता है और हम उसको आगे भेज देते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि हमारे अंदर, ठीक ना, हमारे अंदर जो रेनिन नाम का एंजाइम है वो दूध का पाचन करता है, ठीक ना। बच्चा का पिएगा दूध और उल्टी करता है दही का, यानी जोरन नहीं है, क्या है, उसके अंदर रेनिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। समझ गए? अच्छा, बूढ़े लोगों में माना होता है कि आप दूध कम खाइए, डॉक्टर लोग कहते हैं सब बूढ़े को कि दूध कम खाइए, दही ज़्यादा खाइए, क्योंकि दही में ऑलरेडी कैसीन प्रोटीन पचाया है, उसको आप आराम से खाएंगे, पेट सही रहेगा। लेकिन दूध खाएंगे तो बूढ़े लोगों में थोड़ा हिम्मत कम बचा रहता है, रेनिन कम बनता है, दूध पच नहीं पाएगा, पता चलेगा बाबा को दिक्कत हो जाएगा। समझ गए हैं? तो ये रेनिन हो गया, ये पेप्सिन हो गया। पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदलता है? पेप्टोन में। पॉज से पेप्सिन है, अब पॉज से प्रोटीन है, इसको याद रखेंगे आप। आगे देखिए, यह भाग भोजन को छोटी आंत की ओर भेजने का कार्य करता है। यानी अब ये देखिए, रुकिए कहाँ दिखाएं झूठे, यहाँ पे जो हम आपको चित्र बनाए थे, चित्र बना के दिखाए थे किस तरह से, यानी अमाशय का जो लास्ट हिस्सा है उसको पाइलोरी कहते हैं। पाइलोरी क्या करता है, अब यहाँ से अमाशय का एरिया खत्म हो गया, अब अमाशय से जो भोजन आगे जाएगा वो जाएगा इस तरह से छोटी आंत में। अमाशय से आगे जो कहाँ बचता है, छोटी आंत में। इसीलिए लास्ट में लिखा है कि यह भाग भोजन को छोटी आंत की ओर भेजने का कार्य करता है। अब पढ़ेंगे हम छोटी आंत को, यानी भोजन का पचना तो हो गया, अब सुनिए अब छोटी आंत को पढ़ेंगे। अच्छा, छोटी आंत को पढ़ने से पहले एक बात समझिएगा, छोटी आंत थोड़ा नौटंकी ही है। यानी नौटंकी क्या करती है, कहती हम ऐसा कोनो भोजन नहीं पचाएंगे जिसमें अम्ल का मात्रा हो। अभी बात दुविधा वाला हो जाता है, क्योंकि आपको पहले ही बताया गया है कि जैसे भोजन कहाँ पहुँचता है, पेट में पहुँचता है, तो सबसे पहला भाग जो कार्डियक था उसी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल रहा था। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, भोजन को पूरा पचाते पचाते अम्लीय बना देता है। और छोटकी आंत जस्ट उसके अगवा नीचे में पड़ती है। अब छोटकी आंत कहती है हमको अम्लीय भोजन मिलेगा तो हम उसमें कुछ पचाएंगे नहीं, कोनो अवशोषित नहीं करेंगे, डायरेक्ट आगे भेज देंगे। अब उसके इस नौटंकी को सहने के लिए भगवान का लगाए हैं लीवर। लीवर में बनता है पित्त रस, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बाइल जूस। तो लीवर में बनता है पित्त रस, और लीवर बना तो सकता है लेकिन स्टोर नहीं कर सकता। तो लीवरवा के जस्ट नीचे छोटा सा थैली लगा रहता है जिसको हम कहते हैं पित्ताशय, अंग्रेजी में कहते हैं गाल ब्लैडर। तो लीवर बनाता है पित्त रस और स्टोर करता है पित्ताशय में, उस पित्त रस को पित्ताशय में। अब पित्ताशय कहता है बाबू जितना जितना आवश्यकता होगा उतना तुम क्या करना, मतलब भोजन में पित्तरस मिलाते रहना, और नहीं होगा तो बचा के रखे रहना। तो लीवर बनाता है पित्तरस यानी बाइल जूस, और पित्ताशय क्या करता है, उसको धीरे धीरे करके छोटी आंत में मिलाते रहता है, ठीक ना। मिलाता कहाँ है, क्योंकि पित्तरस है क्षारीय, एसीएल क्या कर देता पूरा भोजन अम्लीय, तो अम्लीय को फिर क्षारी बनाना पड़ता है, क्योंकि छोटी आंत कहती है अम्ल वाला भोजन हम पचेबो नहीं करेंगे और क्षारी वाला हम छोड़बो नहीं करेंगे। यानी क्षारी भोजन उसका क्या है, छोटी आंत का फेवरेट है। तो भोजन को क्षारी बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहला जो काम करता है पित्त रस, वो भोजन में मिलता है और भोजन को क्षारी माध्यम में बदलता है, यानी क्षारी उसका स्वाद कर देता है। और जो वसा की मात्रा है उसको पचा के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है पित्त रस। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पित्त रस को पहले थोड़ा समझ लेंगे। मान लीजिए अगर ये है अमाशय, ये वाला ये अमाशय, यहाँ पे पाया जाता है हमारी आपका लीवर। लीवर के नीचे ऐसे छोटा सा थैली रहता है। तो लीवर जो भी पित्त रस बनाता है इसमें इकट्ठा करता है, इसमें से एक नली आई होती है जो यहाँ पर जाके गिरती है, यानी पाइलोरी के अंतिम सिरे में। कहाँ है, क्योंकि अगर पेट में गिर जाएगा तो इधर निकल आया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या है अम्ल, इधर निकल गया क्षार, दोनों मिलकर उदासीन हो जाएंगे, खाना पचबा नहीं करेगा जी, सब खाना बेकार हो जाएगा खाया हुआ। इसीलिए वो लास्ट वाले एस पोर्शन में गिरती है, यहाँ से वापस तो जाएगा नहीं भाई, गुरुत्वाकर्षण है, नीचे आ जाता है। ठीक, तो लीवर का काम समझ गए। हाँ, कई बार ये होता है कि इंसान के जो यह पित्ताशय होता है, पित्ताशय में पथरी बन जाता है, स्टोन बन जाता है। तो जब आपको पित्ताशय का पथरी होगा तो पहला क्या तरीका है कि आपका ट्रीटमेंट कर दिया जाए, यानी ऑपरेशन करके पथरी को निकाल दिया जाए। नहीं बताइए, पथरी जब एक बार पित्ताशय में पथरी बन गया तो एक बार निकालेंगे, हो सकता है फिर बन जाए। इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं कि बार बार का झमेला हटा दो, डायरेक्ट अगर आपके पित्ताशय में पथरी हो गया तो पित्ताशय को काट के निकाल के फेंक देंगे, कहेंगे प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, सॉल्व कर देता है, हम लोग का पित्ताशय काट के निकाल दिया। अब इससे फर्क ये पड़ता है, पहले पित्ताशय में क्या होता था, पित्ताशय में पित्त रस इकट्ठा रहता था और जितना हो सकता था भोजन में गिरता रहता था। अभी पित्ताशय जब हट जाता है तो होता क्या है, लीवर तो अभी भी है, लीवर बनाता है पित्त रस, पित्त रस बना के अब स्टोर नहीं करता, अब डायरेक्ट वो सब भोजन में मिलाते रहता है। इसीलिए जब ये दिक्कत हो जाता है, इसलिए कहा था कि तला भुना चीज़ है, पूड़ी हो गया, चाउमीन बर्गर मोमो हो गया, ये सब आपको कम खाना चाहिए। अगर आपको पथरी का समस्या नहीं चाहते हैं तो सबसे मस्त काम, खूब पानी पीजिए,
ज़्यादा पानी पिएंगे सुरक्षित रहेंगे। 70% 60% बीमारी केवल पानी से ही खत्म हो जाता है। चलिए अब इसको पढ़ते हैं छोटी आंत को। आमाशय से भोजन क्षुद्रांत्र मतलब छोटी आंत में प्रवेश करता है और छोटी आंत आहार नली का सबसे लंबा भाग होता है और कुंडलित होता है, बहुत ज़्यादा कुंडलित होता है। ठीक, अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह संकुचित स्थान यानी कम जगह पर भी व्यवस्थित हो जाता है। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। देखिए, जिस जीव में जो जीव शाकाहारी होगा और जितना साइज में बड़ा होगा उसका जो पाचन तंत्र है छोटी आंत की लंबाई है उतने ज़्यादा बढ़न होगी, और जो जीव मांसाहारी होगा उसके आंतों की लंबाई भी कम होती है, क्योंकि मांस को पचाने में समय नहीं लगता है ज़्यादा, लेकिन अगर भोजन पचाना तो उसमें टाइम लग जाता है। समझ गए? अब सुनिए, अगर आपको कह दिया जाए कि एक ही जगह पर यानी एक ही छोटे से स्पेस में कई लोग रहेंगे, तो आप देखते हैं ठंडी में आप एक छोटे से कंबल में भी हाथ पैर एकदम सिकुड़ कर सो जाते हैं, और वही गर्मी में ऐसे साढ़े ऐसा भैंसा ऐसा पसर के सोना पड़ता है, क्योंकि आराम से हवा लगे और इंसान का शरीर अच्छा रहे। और ठंडिया में सिकुड़ के एकदम जैसे लगता है ना कि वो नहीं कीड़ा आता है छूते भर में छुई में की तरह सिकुड़ जाता है, वो हाल हो जाता है। तो छोटी आंत क्या है, इतना ज़्यादा उसको कुंडली यानी मोड़ मार के रखा गया है कि बेचारी देखने में छोटी लगती है, ये उसका नाव छोटा है, लेकिन असली कहिए तो पूरा आहार नली में सबसे ढेर लंबाई छोटी आंत का है। नाव छोटी, लेकिन क्यों छोटी है? मजबूरी में बेचारा घुमड़िया के यानी गोल गोल होके वो छोटी हो गई है, लेकिन अगर असली में साइज देखेंगे तो बहुत बड़ा साइज होता है। ठीक, अब बड़ी आंत का नाम बड़ी, लेकिन देखने में खाली बड़ी है, असल में छोटी है। समझ गया? असल में बड़ी आंत क्या होती है? लंबाई में छोटी होती है, और छोटी आंत लंबाई में बड़ी होती है। अब देखिए लिखा है, घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं का सेल्यूलोज पचाने के लिए छोटी आंत लंबी होती है। अब इस बात को हम बहुत पहले भी बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं। देखिए, इंसानों के पाचन तंत्र में न कोई ऐसा बैक्टीरिया है और न कोई ऐसा एंजाइम जो सेलुलोज का पाचन कर पाए। अब आप कहेंगे सेलुलोज का है, तो देखिए जितना भी पेड़ पौधा वाला यानी जो साग सब्जी है, जो रेशेदार चीज़ें हैं या जिसमें जिसमें भी सेलुलोज पाया जाता है, हरी पत्तियां हैं, सब्जियां हैं जिसमें सेलुलोज पाया जाता है, तो हम जब उसको खाते हैं तो हम सेलुलोज पचा ही नहीं सकते हैं। आप सोचेंगे अरे ऐसे कैसे? हम साग खाते हैं, साग पच जाता है, मूली खाते हैं, प्याज खाते हैं, हरी चीज़ बहुत खाते हैं, सब पच जाता है। आप सब पचाते होंगे, लेकिन क्या उस सब्जी का या उस फल का आप मिनरल्स पचा लेते होंगे, विटामिन पचा लेते होंगे, ठीक ना, और भी पोषक तत्व तो पचा लेते होंगे, लेकिन सेलुलोज जैसे खाए हैं वैसे वो बाहर निकल जाएगा। सेलुलोज का पाचन करने की क्षमता इंसानों में नहीं है, जानवरों में पाई जाती है। तो इसीलिए लिखा है कि जो जानवर यानी जो जीव घास खाते हैं, शाकाहारी जंतु हैं, उनमें सेलुलोज पचाने के लिए छोटी आंत बहुत ज़्यादा लंबी बनाई जाती है कि आसानी से पाचन होता रहे। आगे लिखा है, मांसाहारी जंतुओं की आंत छोटी होती है क्योंकि मांस का जो पाचन है वो सरल होता है, आराम से पच जाता है, ठीक ना। यानी मनुष्य की जो छोटी आंत की लंबाई है लगभग 6 मीटर या 20 फीट होती है। अब इतने से बात समझिएगा, टोटल टोटल आहार नली का मुंह से शुरू होकर गुदा द्वार तक का जो लंबाई है वो 9 मीटर है, जिसमें 6 मीटर क्या है? अकेले छोटी आंत है। तो बताइए 3 मीटर में बाकी झमेला है। 3 मीटर में बड़ी आंत, 3 मीटर में भोजन यानी ओइसोफेगस, 3 मीटर में आपका अमाशय भी आ जा रहा है, यानी सब क्या आ जा रहा है? इतने में आ जा रहा है। सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है? छोटी आंत के, 20 फीट। समझ गए? अब आगे देखिए छोटी आंत के भाग कितने होते हैं। तो छोटी आंत के होते हैं 3 भाग। चलिए तो इसको देखते हैं। अब इसको ध्यान से समझिएगा। ये है छोटी आंत, देखिए ये हमारा भोजन नली है जहाँ से भोजन आ रहा है, जिसको हम कहते हैं, इसी को कहते हैं, इसका लंबाई जो होता है 25 सेंटीमीटर के आसपास होता है। 25 सेंटीमीटर का जो ओइसोफेगस है, ये जैसे भोजन को लाता है, तो देखिए यहाँ पर ये अमाशय है, ये क्या है? अमाशय। तो भोजन को भोजन नली से जब भोजन आता है तो इस अमाशय में आ जाता है, जिसका पहला भाग को हम कहते हैं कार्डियक, दूसरा को फंडिक, और तीसरा लास्ट वाला क्या है? पाइलोरिक। तो पाइलोरिक से जब भोजन आगे चलता है, और ये हमारा क्या है? इसको कहते हैं लीवर। और लीवर में देख रहे होंगे यही हमारा है पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर है। पित्ताशय में यही लीवर है, जब पित्त रस बना देता है तो ये पित्ताशय में रख दिया जाता है, और पित्ताशय अपने आवश्यकता अनुसार इसमें गिराता रहता है। ठीक, अब पित्ताशय देखिए, अमाशय के बगल में लीवर है, इधर आपका मान लीजिए इस साइड में हार्ट हो जाएगा यानी दिल, ठीक ना। दिल के नीचे यहाँ पे देखेंगे छोटा सा पत्ता ऐसा आकार का, इसको हम कहते हैं पैनक्रियाज यानी अग्नाशय, इसको हम कहते हैं अग्नाशय। और अग्नाशय से नीचे जब देखेंगे तो देखिए ये पूरा हिस्सा बड़ी आंत है, ये वाला देखिए, ये पूरा हिस्सा बड़ी आंत है, और इसमें जो ये गोल मटोल बार बार हुआ है सांप जैसा, यही छोटी आंत है। तो छोटी आंत का वह भाग, ये इसमें 3 भाग होता है छोटी आंत में, जो अमाशय से खत्म हो रहा है और जहाँ से छोटी आंत शुरू होता है उसको कहते हैं डेडूनम, ड्यूडीनम, ड्यूडीनम कहते हैं, चाहे ड्यूडोनम जो भी कहना कहिए, इसको कहते हैं ड्यूडीनम। और वह भाग यानी थोड़ा सा और आगे आएंगे, इस भाग को कहते हैं जेजूनम, और थोड़ा सा इधर भाग है जो लास्ट में इधर है, इसको कहते हैं इलियम। तो यानी छोटी आंत का 3 पार्ट, ड्यूडीनम, जेजूनम,
इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, 3 भाग होता है, ठीक ना। अब तीनों भाग पढ़ने के लिए फिर उतना हमको आगे जाना पड़ता है, तो चलिए उसको आगे बाद में जाएंगे, पहले जब इस चित्र पे आए तो इसको समझाते हैं। ये है अग्नाशय। अग्नाशय के अंदर 3 प्रकार का जो ये देखिए 3 ठो रस बनता है, जिसको हम LAT लात कहते हैं। अभी नहीं, पैर वाला लात मत समझिएगा। लात का मतलब यल से होता है लाइपेज, क्या होता है लाइपेज, ए से होता है एमाइलेज, एमाइलेज, और टी से होता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। यानी अग्नाशय में जो तीनों रस है ये तीनों क्षारीय रूप में होता है, क्योंकि छोटकी आंत का नौटंकी याद है ना, ये कहती है हमको खाली क्षारीय भोजन चाहिए, और यहाँ यह सियलवा का क्या था, सब भोजनों को अम्ल बना दिया था, तो इसलिए आगे आता है तो कुछ क्षारीय ये बनाता है, कुछ क्षारीय ये बनाता है, तो क्षारीय हो जाता है, ठीक ना। अग्नाशय में जो होता है अग्नाशयी रस निकलता है, जिसको कहते हैं LAT लात। यल से होगा लाइपेज, ए से होगा एमाइलेज, टी से होगा ट्रिप्सिन। ये 3 तरह के जो रस निकलते हैं वो अग्नाशय से निकलते हैं, और अग्नाशय से यही रस जो पत्ता के आकार के जो आकृति देख रहे हैं, यही अग्नाशय। अग्नाशय से रस कहाँ मिला दिया जाता है, छोटी आंत में मिला दिया जाता है। चलिए अब आगे इसकी बढ़ते हैं वहाँ पे जहाँ से चित्र से तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे छोटी आंत के कितना भाग, 3 भाग, ड्यूडीनम, जेजुनम, इलियम। अब इसके आगे सबसे पहले डिटेल में पढ़ेंगे ड्यूडीनम को, कि ड्यूडीनम में आखिर भोजन के साथ क्या होता है। तो देखिए इसमें लिखा है कि ड्यूडीनम के बारे में, यह छोटी आंत का पहला भाग, सबसे पहला भाग, जहाँ अमाशय खत्म हुआ वहीं छोटी आंत चालू हुआ, तो खत्म होना इसके चालू होने के भाग को ही कहते हैं ड्यूडीनम। तो ड्यूडीनम जहाँ छोटी आंत का पहला भाग माना जाता है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का तथा वसा का पाचन शुरू हो जाता है, ठीक ना। बल्कि वसा का जो कह सकते हैं, ये कुछ तोड़ के, यानी जो पित्त रस था वो वसा को तोड़ के छोटी छोटी गोलिकाओं में, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देती है, और पूरा इसका जो पाचन का काम चालू होता है वो छोटी आंत के ड्यूडीनम में होता है। अब आगे लिखा है, इसके लिए ड्यूडीनम क्या करता है, यकृत तथा अग्नाशय के रस से को प्राप्त करता है। यानी ड्यूडीनम क्या करता है, यकृत यानी लीवर से और अग्नाशय से जो रक्त, लीवर से कौन रस पाएगा, लीवर से पाएगा पित्त रस, अग्नाशय से पाएगा लात, यानी LAT लाइपेज, एमिलेज, ट्रिप्सिन, ये दोनों पा के अतः भोजन का पाचन सही से चालू हो जाता है। आगे देखिए लीवर के बारे में थोड़ा सा दिया है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, और यानी लीवर, लीवर यकृत क्या है, शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो लीवर है, और सबसे तेज कोश का विभाजन किसमें होता है, लीवर में। लिखा है इसका जो भार है, वजन है, वह 1.5 किलोग्राम है, यानी 1.5 किलो का है लगभग में है, ये एक्यूरेट नहीं है, कम ज़्यादा भी थोड़ा बहुत हो सकता है। लिखा है यह पित्त रस यानी बाइल जूस का निर्माण करता है, जो पित्ताशय में एकत्र होता है। लिखा है पित्त में एंजाइम नहीं होते, लेकिन यह वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में या बूंदों में तोड़ देता है, जिससे पचने में उनको सहायता मिलती है। आगे लिखा है यह प्रक्रिया, यानी वसा के को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको हम पायसीकरण कहते हैं, अंग्रेजी में इमल्सिफिकेशन कहेंगे, इमल्सिफिकेशन, हिंदी में पायसीकरण कहते हैं। अच्छा, पित्त का पीएच कितना होता है, यानी क्षारीय है तो कितना क्षारीय है, तो देखिए 7.8 से 8.5 के बीच में हो सकता है। अच्छा, पित्त का जब पीएच का बात आ ही गया तो समझिएगा 0 से लेके 14 तक पैमाना होता है, जिसको हम कहते हैं पीएच पैमाना। पीएच पैमाना में होता क्या है कि 0 से 14 तक होता है, अब बीचों बीच में कितना होगा 7, यानी अगर किसी चीज़ का पीएच 7 है तो वो उदासीन होगा, ठीक ना। किसी चीज़ का पीएच 7 है तो ना उसको अम्लीय माना जाएगा ना क्षारीय माना जाएगा, वो उदासीन होता है। जो हम पानी पीते हैं घर पे अपना, वो पानी कैसा होता है, उदासीन होता है, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। अगर 7 से पीएच कम होने लगेगा तो उसको कहेंगे अम्ल, क्या हो जाएगा, अम्लीयता बढ़ने लगेगा, यानी ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। जितना कम से कम रहे, अगर 0 कोनो चीज़ का पीएच है यानी बहुत ज़्यादा अम्लीय है, और 7 से अगर इधर बढ़ना चालू करेगा तो वो चीज़ें क्या होना चालू हो जाएंगी, क्षारीय, ठीक ना। 7 से कम तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा तो क्षारीय, मैक्सिमम कितना 14, कम से कम कितना 0, यानी अधिक से अधिक पीएच पैमाना 14 तक होता है, और कम से कम कहाँ तक होता है, 0 होता है। तो देखिए 7.8, 7 ये है, अब मान लीजिए यहाँ पे होगा 8 होगा, मान लीजिए 9 है, तो 7 8, यानी 7.8 से लेके और यहाँ तक यानी हो सकता है, यानी क्या है, क्षारीय। पित्त रस का जो पीएच मान होता है वो 7.8 से 8.5 होता है, जिसे हम क्षारीय कह सकते हैं। अब आगे लिखा है अग्नाशय।
अग्नाशय क्या है, तो ये तो हम पहले ही आपको चित्र में दिखा दिए थे कि यह ग्रंथि 3 प्रकार के एंजाइम निकालती है, ठीक ना। अभी और है, जैसे हम आपको जो मेन बता दिए हैं, ये मत सोचिए बस इतना है, इतना निकालती है नहीं। अग्नाशय का कई काम है, शुगर को कंट्रोल करने में भी वो इंसुलिन निकालती है, ठीक ना। तो ये 3 काम है, यानी जो थोड़ा सा मुख्य रूप में आपसे बता दें कि ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है और लाइपेज है। ये तीनों को कहते हैं LAT, लात। स्टिक से आप याद रख सकते हैं, लात, ठीक ना। लिखा देखिए, ट्रिप्सिन का काम क्या है, जौन प्रोटीनवा को पेप्टोन में बदला था ना, वो पेप्टोनवा को बाद में पेप्टाइड में बदल देता है, ठीक ना। प्रोटीन को किस में बदलता है, छोटे छोटे पेप्टाइड्स में बदल देता है। एमाइलेज क्या करता है, जो स्टार्च होता है, स्टार्च को शर्करा में बदल देता है, ठीक ना। लाइपेज क्या है, वसा को पचा देता है। यानी पित्ताशय क्या किया था, पित्त रस निकाला था। पित्त रस क्या किया था, वसा के जो बड़े बड़ी गोलिकाएं हैं, बड़े बड़े टुकड़े हैं, उनको तोड़ तोड़ के छोटा कर दिया था, लेकिन पचाया नहीं था। और ये वसा के यानी लाइपेज क्या करता है, वसा को पचा देता है। तो इसको जो पाचक रस है उसको याद करने के लिए एक ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगा, LAT। यानी अग्नाशय कौन सा रस निकालता है, लात, LAT। L से लाइपेज, A से एमाइलेज, T से ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये कौन निकालता है, ये निकालता है आपका अग्नाशय। अब यहाँ देखेंगे जेजुनम क्या होता है, तो देखिए लिखा है, यह ड्यूडिनम और इलियम के बीच का भाग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जेजुनम कहते हैं। यह भोजन को आगे इलियम की ओर भेजने का बस कार्य करता है, बहुत ज़्यादा इसका भूमिका नहीं है। सी वाला देखिए, भोजन का अंतिम पाचन यहीं से होता है, ठीक ना, इसलिए इसको क्या है, इलियम, लास्ट भाग है। छोटी आंत का अंतिम भाग कहलाता है इलियम, ठीक। यह छोटी आंत का अंतिम भाग है, यहाँ भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों होता है। अब सुनिए, पाचन का मतलब देखिए, मुंहों में भोजन का पाचन हुआ, अमाशय में भी भोजन का पाचन हुआ, ठीक ना। भोजन नहीं तो भोजन का पाचन होता नहीं है, तो खाली बस जाने का रास्ता भर है। तो मान लीजिए अमाशय में भोजन का पाचन हुआ। छोटी आंत में 3 भाग है, ड्यूडीनम, जेजुनम, इलियम। तो ड्यूडीनम में पाचन हुआ, जेजुनम में भी आगे बढ़ा, बेचारा आगे धक्का दिया, और इलियम में लास्ट पाचन होता है। अब देखिए, अब पाचन के साथ साथ यानी भोजन को पचने के साथ साथ अवशोषण, सोखा जाता है। यानी छोटी आंत क्या करती है, सोख लेती है जो अच्छे पदार्थ उसमें होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उनको कौन सोखता है, छोटी आंत का कौन सा भाग, इलियम, लास्ट वाला। अब देखिए लिखा है, यह आंत रस यानी इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइनल जूस निकालती है, ठीक ना, या शुक्रा रस इसको कहते हैं, निकालती है, ठीक ना, जो भोजन को बढ़िया से यानी पूर्ण पाचन पचाने का कार्य करता है, ठीक ना। आगे देखेंगे, इलियम में कई अंगुली नुमा संरचना होती है, जिन्हें विली कहते हैं, ठीक ना, जिन्हें विली कहते हैं, जिनके द्वारा भोजन के पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। अब मान लीजिए पाइप हम बना दे रहे हैं, इस तरह से पाइप, यानी भोजन नली, जो छोटी आंत है उसी का चित्र टाइप में है। अब यहाँ से भोजन के टुकड़े गुजर रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे इस पाइप में अंगुली जैसे संरचना बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं विली। क्या कहते हैं, विली, या दीर्घरोम कहते हैं। ये क्या करते हैं, जो भोजन गुजर रहा होता है, इसमें जो भी आवश्यक पदार्थ है, इसको ये उंगली नुमा संरचना सोख लेता है, और सोख के मिला देगा खून में, और खूनवा मिला देगा पूरा शरीर के सब कोशिका में। यानी समझ के आ गए कि जो हम भोजन किए रहते हैं, वो लास्ट में छोटी आंत के अंतिम भाग इलियम में जाके जो अंगुली नुमा संरचना है, उसमें जाके सोख लिया जाता है, और बाकी जो मटेरियल है उसको कह दिया जाता है बढ़ते रहो बढ़ते रहो। ये बेचारा बढ़ते बढ़ते सब आगे चल जाते हैं। आगे कहाँ जाएंगे, सब बड़ी आंत में जाएंगे। बड़ी आंत में जो पानी वानी होता है उसको सोख लिया जाता है, और फिर आगे बढ़ा के उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो लिखा क्या है कि जो छोटी आंत का अंतिम भाग है इलियम, जिसमें अंगुली नुमा संरचना छोटा छोटा बना होता है, वो भोजन से यानी जो भोजन सब गुजर रहा है एक एक करके, उसमें से पोषक तत्वों को सोख के रक्त में यानी खून में मिला देते हैं, और खून कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। अब आगे देखेंगे, इसमें लिखा है सबसे अधिक पाचन एवं अवशोषण इलियम में ही होता है। ऐसा नहीं है कि पूरा अवशोषण यही होता हो, थोड़ा थोड़ा अवशोषित शरीर में होता चला जाता है, लेकिन जो कम कह सकते हैं कि कंप्लीट जो पाचन है वो अब यही होना है, हो जाएगा। इसके आगे पाचन की क्रिया नहीं होती है। अब आगे लिखा है, भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाया जाता है, और उसका उपयोग किस में किया जाता है, तो याद करिए तो न्यूक्लियस, यहाँ था माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया 2 चीज मांगा था, एगो ऑक्सीजन एगो ग्लूकोज। तो आखिर यहाँ बन न गया ग्लूकोज, यानी भोजन को अवशोषित करके यानी ग्लूकोज के रूप में लेके सभी कोशिकाओं तक पहुँचाया जाता है, और इसका इस्तेमाल ऊर्जा, ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, एनर्जी, यानी ऊर्जा बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसी एनर्जी से जो उतक पुराने हो गए हैं, जो कोशिका पुरानी हो गई है, मर चुकी है, उसको रिपेयर करने में, ठीक करने में, मरम्मत करने में, नया बनाने में मदद आता है। अब चलिए, अब थोड़ा सा कुछ स्पेशल जानकारी देख लेंगे। जब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो कुछ जानकारी रखिए। सबसे पहला क्या है, भोजन के तुरंत बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए। बात समझिए, भोजन जैसे आप करने बैठिए, अगर आप भोजन करने जा रहे हैं तो आपको प्यास लगा तो भोजन से पहले ही पानी पी लीजिए, चलेगा। भोजन से पहले पानी पी लेंगे, लेकिन भोजन
करते समय अगर आप पानी पीना चाह रहे हैं तो थोड़ा बहुत पानी आप थोड़ा थोड़ा करके आप पी सकते हैं। लेकिन अगर भोजन पूरा कर लिए हैं तो तुरंत पानी मत पीजिएगा, क्योंकि भोजन करने के बाद तुरंत पानी पीने से हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या बाकी पाचक रस निकल रहे हैं वो पानी डालने से पतले हो जाते हैं। जैसे आप समझिएगा, भैंस का 1 लीटर दूध ला दिए और तुरंत उसको 10 लीटर 5 लीटर पानी मिला देंगे तो दूध ओरिजिनल रहेगा, वो पतला हो जाएगा। उसी तरह से हमारे पेट में निकलने वाले जो एंजाइम और पाचक रस हैं, आप भोजन जैसे करते हैं तो अच्छा से उस पर काम करते हैं पचाने के लिए, और तुरंत आप पानियों भेज देंगे तो एंजाइम का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा, और भोजन आपका अच्छे से नहीं पच पाएगा। इसलिए याद रखिएगा, कभी भी भोजन करिएगा तो पानी आप साथ में ज़रूर लेके बैठिए। ये नहीं हम कह रहे हैं कि जरूर पानी साथ में लेके बैठिए, लेकिन उसको तुरंत मत पीजिए, ठीक ना। कम से कम आधा घंटा 45 मिनट बाद आप भोजन करने के पानी को पी सकते हैं। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम खाना खा रहे थे, एक बार पानी लेके नहीं बैठे थे, अब भोजन कर रहे हैं, आज जल्दबाजी में थे, ध्यान नहीं दिए, अब भोजनवा क्या हुआ, अटक गया। अब पूरा हमको समझ नहीं रहा था क्या करें, भोजन अटक गया था। अब भोजन ऐसे जगह पे अटका था, जो आगे आपको पढ़ाएंगे उसको कहते हैं जहाँ पे ग्रसनी, वहाँ पर भोजन नली और सांस नली दोनों आके मिलल रहता है, उस जगह पे हमारा भोजन अटक गया। हमारे समझ नहीं आया। खाना प्रैक्टिस कर रहे थे कि कैसे कोशिश किए घोटने के लिए, अंदर भी नहीं जा रहा था, तो बगल में तो बाल्टी रखा था, पूरा बाल्टी में पानी था, गिलास तो था नहीं, बाल्टी उठा के पी लिए। अरे भाई, कैसे जान तो पहले बचे। तो याद रखिएगा, जब भी आप भोजन करिए तो गिलास में पानी लेके साथ में बैठिए। कि अटक रहा है यानी आपको भोजन कहीं अटक रहा है तब आप पानी पी लीजिए, लेकिन ये नहीं कि खाते जा रहे हैं पीते जा रहे हैं। अरे दोनों एक के साथ नहीं, थोड़ा बहुत पानी आप पी सकते हैं। तो याद रखेंगे, भोजन के तुरंत बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि यह एंजाइम को पतला कर देता है, जिससे पाचन सही से नहीं हो पाता है। कंप्लीट तो नहीं है कहेंगे, लेकिन सही से जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। अच्छा, भोजन करने के कुछ समय बाद नींद लगने लगता है। कैसे? मान लीजिए भोजन खूब ज़्यादा कर लिए, पेट में भोजन पहुँच गया, तो भोजन के पाचन के लिए कोशिकाओं का और ऊतकों का काम करना बहुत जरूरी है। जब काम करते हैं तो ऊर्जा की आवश्यकता है, तो ब्लड का सारा सर्कुलेशन यानी कह सकते हैं खून का अधिक मात्रा पेट के पास आ जाता है, भोजन को पचाने में लग जाता है। और जब दिमाग से खून की कमी इधर आएगी तो दिमाग को आलस आएगा और दिमाग सोने का प्रयास करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि विद्यार्थियों का लक्षण है काकचेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा अल्प आहारी, यानी आपको खाना अल्प यानी अल्प आहार लेना चाहिए, कम खाना चाहिए। तो बताइए, पढ़ना है आपको शाम को यानी रात में पढ़ना है, आज साढ़े ऐसा भैंस ऐसा खा लेंगे पूरा भर नाद पेट में, तो बताइए कहाँ आपको पूरा आपका जो पाचन तंत्र है वो भोजन को पचाने में लग गया, आपका दिमाग आलस करेगा और धीरे से सो जाएंगे। इसीलिए पढ़ाई कहीं हो ही नहीं पाता है। तो जहाँ 4 रोटी का भूख है ना, वहाँ 2 रोटी खाइए, 3 रोटी खाइए, पूरा 4 मत खाइए, अल्प आहारी बनिए, तब आप पढ़ पाएंगे। तो इसमें यही लिखा है, भोजन करने के कुछ समय बाद हमें नींद आने लगती है, क्योंकि भोजन पचाने के लिए शरीर का अधिकतर रक्त अमाशय के संचारण क्षेत्र में चला जाता है, और मस्तिष्क में रक्त की कमी होने से हमें नींद आने लगती है। अब बड़ी आंत को समझेंगे, इसको भी खत्म कर दिया जाए। बड़ी आंत क्या होती है, तो देखिए, बिना पचा हुआ भोजन जो छोटी आंत से भी अब नहीं पचा, वो भोजन कहाँ आता है, बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। और बड़ी आंत में मैक्सिमम समझिए केवल यही काम होता है कि जो अभी भी भोजन का मात्रा है उसमें जो जल है यानी पानी है, उसको भी अवशोषित करता है बड़ी आंत। यानी जो बिना पचा हुआ भोजन है छोटी आंत से बड़ी आंत में भेजा जा रहा है, उसमें जल को कौन सोख लेता है, बड़ी आंत। बड़ी आंत जल को सोख लेता है, और उसी की वजह से जो मल होता है वो सूख जाता है, यानी सूखा हुआ आता है बाहर। अब आगे इसमें लिखा है कि क्योंकि बड़ी आंत में जल का अवशोषण हो जाता है, इसी कारण यदि व्यक्ति शौच के समय यानी व्यक्ति शौचालय में जाता है तो जो होता है मल सूख जाता है, और कब्ज की समस्या आ जाती है अगर बहुत ज़्यादा सूख गया तब। अभी बताइए, इतना भोजन करके इतना पानी पिए, आधा गिलास से गिलास, आज जबकि एक व्यक्ति को एक दिन में 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए, और आप दिन भर में 1 लीटर पानी पी रहे हैं, तो आपका भोजन तो पर्याप्त कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, 1 लीटर पानी पसीना में खर्च हो गया, टॉयलेट करने में खर्च हो गया, और आपके शरीर के कार्य प्रणाली को चालू रखने में खर्चा हो गया, तो पानी का कमी हो गया। तो जब मल बहुत ज़्यादा सूख जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज कहिए, या उसी को बाद में और बढ़िया होकर बवासीर बन जाता है, दिक्कत होने लगता है। लास्ट में हेडिंग है गुदाद्वार। गुदाद्वार क्या है, बृहदान्त्र यानी बड़ी आंत में जल के अवशोषण के बाद जो बचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ है यानी खराब पदार्थ है, वो गुदाद्वार यानी उस रास्ते शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यह अपशिष्ट पदार्थ गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक ना। अब थोड़ा सा नोट में 2 पॉइंट है, इसको पढ़ लीजिए, फिर श्वसन हम कल पढ़ेंगे। इसको देखिए, नोट में क्या है, जो मल का यानी जो इंसानी वेस्ट मटेरियल है उसका रंग पीला होता है बिलीरुबिन के कारण। बिलीरुबिन आपको पित्ताशय में मिल जाता है, पित्ताशय में बनता है, ठीक ना। बिलीरुबिन के कारण जो मल का रंग होता है वो पीले रंग का होता है। और गुदा में जो सूजन आ जाती है, यानी मान लीजिए गुदा द्वार पे जो सूजन आ जाती है, जिसे हम बाद में बवासीर या पाइल्स कहते हैं, अगर आप पानी की मात्रा ठीक ठाक ले रहे हैं, तेल मसाला कचड़ी कचड़ा कम खा रहे हैं, तो आप में
जो ये पाचन की क्रिया होगी अच्छे से होगी और इस तरह की जो कब्जियत बीमारी, कब्ज होगा, बवासीर होगा, ये सब बीमारी आपको नहीं होगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, इस क्लास को यहीं अब बंद करके अब नेक्स्ट श्वसन के बारे में हम कल पढ़ेंगे। और इस बात का ध्यान दीजिएगा, सबसे अच्छा अगर आपको स्वस्थ रहना है तो पानी अधिक से अधिक मात्रा में पीजिए, ज़्यादा पीजिए, और खासकर तेल मसाला या इधर उधर के सामान को खाने से बचिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो, ठीक ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना सुनने के लिए। मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।